अब तक हमने विकारी शब्द में 3 विकारी शब्दों को पढ़ लिया है। एक पढ़ाया है हमने संज्ञा को, एक पढ़ लिया सर्वनाम को, उसको विकार उत्पन्न कराने के कारक वचन को पढ़ा है, और लास्ट क्लास में हमने क्रिया को पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चौथा विकारी शब्द जो है हमारा विशेषण। ठीक है, तो कल की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि विशेषण एक शब्द होता है। विशेषण है एक शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की हर परिस्थिति में विशेषता बताने का काम करता है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। और यह विशेषण एक विकारी शब्द है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेंडर यदि कहें तो हम पुल्लिंग है तो मोटा कहेंगे और स्त्रीलिंग है तो हम क्या कहेंगे, मोटी। अकॉर्डिंग टू नंबर यदि वो वचन के अनुसार कहता है तो एक वचन से बहुवचन में हमारे द्वारा मोटे कहा जाएगा। ठीक है, विशेषण का प्रयोग करने से जो संज्ञा शब्द व्याप्त रहते हैं, इस संज्ञा शब्द को किस में बांध दिया जाता है, मर्यादा में बांध दिया जाता है। तो विशेषण का प्रयोग करने से संज्ञा शब्द क्या हो जाता है, संज्ञा शब्द है जो मर्यादित हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि संज्ञा शब्द और सर्वनामिक शब्द विशेषण के द्वारा मर्यादा में बांध दिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम कहते हैं घोड़ा, अगर हमारे द्वारा कहा जा रहा है घोड़ा तो कोई भी घोड़ा हो सकता है क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहने लगते हैं जैसे कि सफ़ेद घोड़ा है ना, तो ये जो संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा थी, अब इसको मर्यादा में बांध दिया कि सभी घोड़ों में से कोई एक घोड़ा है जो सफ़ेद है। ठीक है, तो मेरे पास 4 किताब हैं कहता है, मैं हिंदी में बहुत विद्वान हूँ कहता है। इसी प्रकार कहता है बालिका बुद्धिमती है। अगर कहता है पंडित जी कंजूस है कहते हैं, तो कंजूस, बुद्धिमती, विद्वान, ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनामिक शब्द की क्या बता रहे हैं, विशेषता बताते हैं। तो उस विशेषण का प्रयोग करने से क्या होता है कि शब्द की सीमा जो है वो मर्यादा में बंध जाती है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, मात्रा, संख्या, हर प्रकार की अगर विशेषता बताई जाती है तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि राधा खूबसूरत है, अब ये राधा संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है कि वो कैसी है, खूबसूरत है। इसी प्रकार रमेश बुद्धिमान बालक है, अब रमेश जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता है कि वो कैसा बालक है, बुद्धिमान बालक है। इसलिए विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और जो संज्ञा शब्द आपके व्याप्त अवस्था में थे उसे किस में बांधता है, मर्यादा में बांध देता है, यानी कि उसको सीमित अवस्था में बांध देता है। तो विशेषण का प्रयोग करने से संज्ञा शब्द मर्यादित हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विशेषण केवल वह शब्द है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और विशेष्य वो होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। अब यह विशेष्य संज्ञा के अनुसार नाम धारण किए हो सकता है, या तो लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है, या तो एक वचन या बहुवचन में हो सकता है। तो जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण का शब्द कहा जाता है। तो देखा जाए तो विशेषण क्या है कि वह शब्द है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती, अच्छा, भला, बुरा, मोटा, पतला, गोरा, काला, ये सभी विशेषण के शब्द हैं। लेकिन अगर वो संज्ञा या सर्वनामिक शब्द है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे विशेष्य कहा जाएगा। ठीक है, इस आधार पर मोहन सुंदर बालक है कहता है, तो मोहन है हमारे लिए आपका विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और सुंदर है हमारे लिए विशेषण का शब्द। ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि इसके प्रयोग कैसे होते हैं। अधिकांशतः देखने को मिलता है कि विशेषण का शब्द हमेशा पहले आता है, फिर आता है हमारे लिए विशेष्य, है ना, आ रहा समझ में। तो विशेषण और विशेष्य इसके प्रयोग कैसे होते हैं, तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कैसे होता है, 2 प्रकार से। कभी कभी होता है कि विशेष्य विशेषण, इसमें अगर देखा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम से
पहले आने वाला, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, मैं कुछ बहुत अलग अलग नाम बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे हम उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य विशेषण जहाँ पर विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे विशेष पहले होता है। जैसे कि प्रतिभावान छात्र कह रहा है, अब छात्र विशेष्य है, छात्र विशेष्य है जिसके पहले विशेषण का शब्द आया। ठीक है, इसी प्रकार स्वर्णिमा समझदार लड़की है, अब लड़की विशेष्य है, विशेषण का शब्द पहले आया। ठीक है, उसके हाथ में हरी चूड़ियां हैं, चूड़ियां विशेष्य है जिसकी विशेषता है कि वो कैसा है, हरी है। तो ऐसा विशेषण का शब्द जो विशेष्य से पहले आता है उसे हम विशेष्य विशेषण या उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसे सामान्य विशेषण भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है, इसे हम सामान्य विशेषण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे सामान्य विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि देखने वाली बात है कि इसमें विशेषण का शब्द हमेशा पहले होता है और विशेष्य क्या होता है, बाद में होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे कि मोटा आदमी, छोटा बच्चा, काला घोड़ा, है ना, हरी चूड़ियाँ, है ना, लाल बिंदी, तो इसमें विशेषण का शब्द पहले होता है और विशेष्य जो है वो बाद में होता है। दूसरा होता है हमारे लिए विधेय विशेषण। अब ये विधेय विशेषण क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जब आप कर्मधारय समास पढ़ते हैं तो कभी कभी होता है कि कर्मधारय में 3 एग्जाम्पल लिए जाते हैं ना, विशेषण विशेष्य वाला, उपमेय उपमान वाला और आपके रूपक अलंकार वाला। कभी कभी विशेषण पहले पद में होता है, कभी दूसरे पद में होता है, कभी दोनों पद में होता है। इस तरह तो कर्मधारय समास में आप विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय पढ़ते हैं। वैसे ही परिस्थिति होती है कि जब कभी यहाँ पर विशेष्य पहले आ जाता है, ठीक है, और विशेषण का शब्द है जो बाद में चला जाता है। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में। एक विशेषता ऐसी होती है कि मोस्ट ऑफ टाइम विशेषण का शब्द पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है। कभी कभी सिचुएशन होती है कि विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पहले हो जाता है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो बाद में हो जाता है। ठीक है, इसे हम उद्देश्य विशेष्य भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरे उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर कहते मेरी गाय भूरी है, अब देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है गाय वो पहले आ गया और भूरी जो है वो बाद में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मेरा भाई विद्वान है, अब भाई विशेष्य पहले आ गया, विशेषण का शब्द बाद में आ गया। और इस तरह देखा जाए तो विशेषण वह शब्द है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है और विशेष्य कौन होते हैं, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अरे समझ में। तो विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को ध्यान रखिएगा, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहेंगे। इसे हम विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण या सामान्य विशेषण कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐसा विशेषण जो विशेष्य के पहले आना आकर बाद में आता है तो उसे कहा जाता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो इसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, और इस तरह विशेषण के प्रयोग किए जाते हैं। अब ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा शब्द की सीमा किसमें बंध जाती है, मर्यादा में बंध जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में आने वाला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित नहीं करता। जैसे कि पतिव्रता नारी कहता है, पतिव्रता नारी कहता है तो केवल एक नारी नहीं है जो पतिव्रता है ना। तो कभी कभी होता है कि जरूरी नहीं कि हर जगह ये मर्यादा में बंधे, तो अगर कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार इस्तेमाल होता है तो मर्यादा में बंधता नहीं है। जैसे कि प्रतापी भोज कहता है, ठीक है, इसी प्रकार प्रतिव्रता सीता कहता है, तो वो मर्यादा में नहीं बंध रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक को प्रभावित करके वो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाते। ठीक है, अब आता है विशेषण कितने प्रकार के। मुख्य तौर पर विशेषण हमारे लिए आपके 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं,
संख्यावाचक जिसे हम न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कहते हैं, परिमाणवाचक जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और एक होता है हमारे लिए सर्वनामिक विशेषण जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से पुकारा जाता है। रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दिशा, है ना, ये सभी गुण संबंधी विशेषता बताया तो गुणवाचक है। अगर वो न्यूमेरिकल्स क्वालिटी बता रहा है तो संख्यावाची है। न्यूमेरिकल्स क्वालिटी के दो प्रकार हो जाते हैं, जहां आप डेफिनेट नंबर को काउंट कर सकते हैं तो डेफिनेट न्यूमेरिकल्स आपका एडजेक्टिव होता है, या फिर हम काउंटेबल न्यूमेरिकल्स कहेंगे। जहां गिना नहीं जा सकता तो हम अनकाउंटेबल या इनडेफिनेट न्यूमेरिकल्स कहेंगे। नाप तौल भी निश्चित है तो वहां पर आपका डेफिनेट मेजरमेंट है और एक इनडेफिनेट मेजरमेंट है। जहां संज्ञा शब्द की एक प्रयोग बताया था कि ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द के रूप में क्रिया भी कभी कभी प्रयोग होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब तक कोई क्रिया वाक्य के अंत में है तब तक वो क्रिया है, लेकिन वही क्रिया का शब्द वाक्य में पहले आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वैसे ही जब तक कोई संज्ञा के बदले किसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तब तक वो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगता है तो वही सर्वनाम विशेषण बन जाता है, इंडिकेट करने लगता है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। ये अपने मूल रूप में भी होते हैं और अपनी यौगिक अवस्था में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसी में आते हैं हमारे लिए आगे। तो रचना की दृष्टि से कितने होंगे और अर्थ की दृष्टि से कितने होंगे? रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होंगे। कोई भी शब्द रचना की स्थिति में मुख्य तौर पर दो प्रकार का जरूर पाया जाएगा, एक तो रूढ़ अवस्था में और एक यौगिक अवस्था में। रूढ़ अवस्था में क्या होगा? संयुक्त अक्षर होकर अगर वो किसी परंपरा से बंध जाता है तो रूढ़ हो जाते हैं। वैसे ही संज्ञा शब्द भी रूढ़ हैं, वैसे ही सर्वनाम शब्द भी रूढ़ हैं, वैसे ही क्रिया शब्द भी रूढ़ हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विकार उत्पन्न कर लेते हैं जब दो चीजों को मिला दिया जाता है शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़कर, तो अपने मूल रूप से किस में बदल जाते हैं? यौगिक रूप में। तो यदि वो कहता है एग्जाम्पल में, जैसे कि रूढ़ विशेषण, मूलतः विशेषण के वो शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हरा, लाल, नीला, पीला, मोटा, पतला, दुबला, काला, गोरा, ये सब रूढ़ शब्द हैं, विशेषण के रूढ़ शब्द हैं। लेकिन यौगिक विशेषण क्या हो जाते हैं? जब इसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं। जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब दया कह रहा है तो गुण है, लेकिन मय जोड़ दिया तो दयामय हो गया। बुद्धि कह रहा है तो गुण है, लेकिन किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए मान प्रत्यय जोड़ दिया तो बुद्धिमान बन गया। आ रहा समझ में? क्लियर हो रही चीजें? तो जब हम किसी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह यौगिक विशेषण बन जाता है। यौगिक विशेषण बनाने के लिए, जैसे कि कृपा एक मूल धातु शब्द है, हम उसमें आलू प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो किसी व्यक्ति की खूबी बन जाती है कि तू कृपालु है, तो दयालु है। चमक में ईला जोड़ दिया तो उसकी खूबी बढ़ जाती है, चमकीला बन जाता है। रंग में ईला जोड़ दिया तो रंगीला बन जाता है ना। शराब एक शब्द है, अगर कोई व्यक्ति बार बार पी रहा है उसको तो उसकी विशेषता बन जाती है, तब हम उसे शराबी कहने लगते हैं। तो कहने का मतलब कि जितने भी विशेषण हैं वो स्वतंत्र रूप में हैं तो रूढ़ विशेषण हैं, लेकिन किसी भी शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं और उसे विशेषण के रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो वह यौगिक विशेषण बन जाता है। यौगिक विशेषण बनाने के लिए हम क्या करने लगते हैं? जैसे कि सर्वनाम शब्द को इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्द में हमारे लिए यह, वह, जो और कौन, ये चार सर्वनामी शब्द ऐसे हैं जिससे आपके विशेषण शब्द का निर्माण हो जाता है। इससे ही क्रिया विशेषण बन जाता है। अब यह से हम इतना कहने लगते हैं, कौन से कितना कहने लगते हैं, जो से जितना कहने लगते हैं। अरे बस समझ में? तो इतना, उतना, जितना, कितना कहने लगते हैं तो एडवर्ब ऑफ आपकी क्वांटिटी बन जाती है। कहीं ना कहीं हमारे लिए आपका गुण में परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है ना। इतना नहीं खाऊंगा, उतना सा ही बचा है, ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। इसी प्रकार हम कभी कभी क्रिया के शब्द में, अब जैसे कि मर गया है तो हम उसमें त प्रत्यय जोड़ देते हैं, मृत हो जाता है कि मरा हुआ। इसी प्रकार पूजा के योग्य है तो पूज्य कहते हैं, प्रशंसा के योग्य है तो अनियर प्रत्यय जोड़कर प्रशंसनीय बन जाते हैं। दया के योग्य है तो दयालु बना लेते हैं। अगर वो खूबसूरत है माहौल तो सुहावना कहते हैं, लुभाता है तो लुभावना कहने लगते हैं। मतलब कि क्रिया के मूल धातु में प्रत्यय जोड़ दिया, अब वो यौगिक बन गया। इसी प्रकार अव्यय शब्द, अब भीतर, अंदर, बाहर कह रहा है, लेकिन हम विशेषता बताते हैं, भीतरी अवस्था, आंतरिक, बाह्य बोलने लगते हैं। ये अवस्थाओं के माध्यम से अव्यय शब्द से एक विशेषण शब्द का निर्माण हो जाता है। कभी कभी संबंध कारक,
है ना, जैसे कि चांदी वाली थाली, सोने का कटोरा, है ना, कांच की गिलास, लकड़ी का दरवाजा, है ना, समझ में, ठीक है। तो कभी कभी संबंध बोधक का प्रयोग करके भी हम विशेषण का इस्तेमाल करें। जैसे कि नाव है, किसकी नाव है? कागज की नाव है ना। कश्ती है, किसकी? कागज की कश्ती है। तो कभी संबंध बोधक का भी प्रयोग करके हम एक विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। दूसरी बात कि विशेषण खुद में अपने आप में एक विशेष अवस्था वाली होती है। उच्चतर कहते हैं, न्यूनतर कहते हैं, अधिकतम कहते हैं, सर्वोत्तम कहते हैं। तो ये हमारे लिए आपके ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। लघु अवस्था है ना बेटा, लघु अवस्था है, किसी भी तत्व की अवस्था है। अगर हम दो में कंपेयर कर रहे हैं तो लघुत्तर कह देते हैं, अगर वो सब में कंपेयर कर रहा है तो लघुत्तम कह देते हैं, और विशेषण के शब्द को बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि यौगिक का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में चाहे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय या विशेषण के शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और उससे विशेषण बनता है, तो ऐसे विशेषण को यौगिक विशेषण कहेंगे। और वो विशेषण जो स्वतंत्र अवस्था में है उसे हम स्वतंत्र विशेषण यानी कि रूढ़ विशेषण कहेंगे। तो विशेषण भी एक विकारी शब्द है और कभी कभी अविकारी की तरह इस्तेमाल होता है। हर विशेषण बदल जाए जरूरी नहीं है। अब काला घोड़ा है तो काली घोड़ी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर, मोटा बच्चा है तो मोटी बच्ची कह सकते हैं, अच्छा लड़का है तो अच्छी लड़की कह सकते हैं, लेकिन सुंदर बालक है तो सुंदरी बालिका नहीं बोल सकते, है ना। कपटी लड़का है तो कपटा लड़का है, कपटी लड़की नहीं बोल सकते। तो कपटी, सुंदर ऐसे शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब सुंदर बालक है तो विशेष से बदलेगा, तो कभी कभी विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर जगह बदल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेषण हैं जिसमें बदलाव नहीं होता। सुखी पुरुष है, सुखी पुरुष है। अब पुरुष चूंकि पुल्लिंग है तो क्या सुखा पुरुष होना चाहिए? नहीं, सुखी पुरुष। और महिला अगर स्त्रीलिंग है तो सुखी महिला। पुरुष अगर दुख में है तो भी हम कहें ना कि दुखी पुरुष है, और स्त्री तो हम क्या कहेंगे? दुखी महिला है। तो कुछ विशेषण हर जगह लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं। इसलिए 80% अगर ये विकारी शब्द है तो 20% सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। जैसे कि शिष्ट लड़का, उदार लड़की, भारी लकड़ी, भारी पत्थर कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए आपके अविकारी विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जितनी बेसिक चीज़ें मैं बतलाती हूँ ना, आजकल के एग्जाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं लिया होगा तो ये आपको जितने स्लाइड में मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे कंपटीशन कम्युनिटी की मेरी जो हिंदी की बुक है ना बेटा, उसमें ये मिलेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमको ये चाहिए तो आप यहाँ से बुक परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्योंकि मैंने ही लिखी है ये बुक, यहाँ छत्तीसगढ़ी और हिंदी के जो नोट्स मिलती है ना वो मैंने लिखी है। ठीक है। तो अगर आपको स्लाइड में अगर लग रहा होगा कि मेरे पास जो बुक है उसमें नहीं है और मैडम जो स्लाइड में दे रही है वो मैं कैसे परचेस करूँ या कैसे चाहिए, तो एक तो PDF आपको मिल रहा है नो डाउट, लेकिन कभी कभी होता है ना कि PDF हाथ में हो उसके बाद भी लगता है कि अगर सामने में कुछ चीज़ें हो तो हमको वो फ़ायदा करेगा। तो स्लाइड में जो चीज़ें मिलेंगी वो पूरा का पूरा मेरे नोट्स में है। ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अगर आपको लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं अर्थ के आधार पर विशेषण कितने होते हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा बेटा कि दो विशेषण हैं जो कि समास का निर्माण करते हैं। गुणवाचक विशेषण से कर्मधारय समास बनता है और संख्यावाची विशेषण से द्विगु समास बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ आते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब होता है क्वालिटी, इसलिए इस एडजेक्टिव को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से पुकारते हैं। तो शब्द के जिस रूप से किसी भी संज्ञा या सर्वनामिक शब्द के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि गुण धर्मों का बोध होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषणों में सबसे ज्यादा इसी की संख्या पाई जाती है। इसी से कम 100 से 500 प्रकार के प्रश्न केवल इसी से बन सकते हैं। ठीक है। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इसकी एक पहचान होती है। ठीक है। स्थान, रूप रंग, गुण धर्म, दशा, व्यापार, देश, राष्ट्रीयता, स्वाद, गंध, दिशा, हर प्रकार के गुण बताएगा। अगर वो स्थान कहता है उपजाऊ है, बंजर है कहता है ना, पथरीला है कहता है, रेगिस्तान कहता है। ठीक है। इसी प्रकार कह सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय, अमेरिकन, जापानी कह सकता है। ठीक है ना। उपजाऊ, बंजर, भारतीय, अमेरिकन, जापानी, तो ये स्थान विशेष की विशेषता है।
ठीक है ना। यह जमीन बंजर है, यह खेत बहुत उपजाऊ है, मोहन भारतीय है ना। इसी प्रकार काल या समय, आजकल, नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक कहता है ना। यह महल पुराणों के अनुसार पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है, या कह सकते हैं यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर इसे देखा जाता है। आजकल के दिनों में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आजकल, नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, पौराणिक, ऐतिहासिक, ताजा, बासी कहता है। अब अगर वो दिशा कहता है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, उत्तर, दक्षिण, है ना। इसी प्रकार स्वाद कहता है, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, कड़वा, कसैला, चटपटा, बेस्वाद कहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर वो गंध कहता है, खुशबू, बदबू, सौंधी, भीनी कहता है ना। खुशबू, बदबू, सौंधी, भीनी कहता है, ये महक है, ठीक है ना। इसी प्रकार गुण दोष, कायर, कपटी, अभिमानी, अहंकारी, स्वाभिमानी, है ना, कंजूस, बुद्धिमान, बेवकूफ़, मूर्ख, अज्ञानी। इसी प्रकार रंग कहता है, हरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, सुनहरा कहता है। अब अगर वो आकार प्रकार, गोल, चौकोर, आड़ा, तिरछा, नुकीला, सीधा कहता है, टेढ़ा कहता है, वक्र कहता है, ठीक है ना, आड़ा तिरछा कहता है, स्पर्श, चिकना, नरम, मुलायम, खुरदुरा कहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्वनि, कर्कश कहता है, कर्णपटु कहता है, मधुर कहता है, ठीक है ना, कलरव कहता है, चहचहाना कहता है। अवस्था, अमीर गरीब, सुख दुख, है ना, अमीर गरीब, सुख दुख, स्वस्थ, रोगी, बीमार कहता है। युवावस्था, लड़कपन, जवानी, नादानी, बुढ़ापा कहता है। अब अगर वो दशा कहता है ना, दशा में अगर वो द्रव, तरल, ठोस कहता है, ठीक है, गैस कहता है, ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो कहने का मतलब, यदि कहता है कि नेहरू जी को लाल गुलाब पसंद है, तो वो हमारे लिए गुणवाचक विशेषण होगा। कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसी प्रकार कह सकता है मोहन बुद्धिमान बालक है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी कहता है, ठीक है ना। इसी का कहता है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। तो यहाँ हमारे लिए समय, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, हर प्रकार के अगर गुण दोष की व्यवस्था बताता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगर कहता है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, है ना, तो सभी रूप में यह हमारे लिए गुणवाचक विशेषण थे। कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद दूर कहता है, तो भी सूरत की विशेषता कि वो कैसा है, प्यारा है, ठीक है। इसी प्रकार नीला आसमां सो गया कहता है। इसी प्रकार कहता है चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, रेशमी जुल्फे देख रहा हूँ। तो कहने मतलब चेहरा कैसा है, चांद सा है, जुल्फे कैसी है, रेशम के जैसी है, आंखें कैसी है, झील के जैसी। कुल मिलाकर हर प्रकार की प्रवृत्ति में वो क्या बता रहा है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, आकार प्रकार, स्वाद, गंध, देश, दिशा, इसी प्रकार धर्म, व्यापार, यहाँ तक कि आपके आकार प्रकार, हर प्रकार के गुण का बोध कराता है, तो गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। मेरे पास आपके एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता है कि श्याम हरी कमीज पहने हुए है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का सभी सम्मान करते हैं। मोटा आदमी इधर से चला आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का निवासी है, या कह सकते हैं आग्नेय कोण में पूजा की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। तो ये सभी हमारे लिए गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या विशेषण में किसकी है, गुणवाचक विशेषण की। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं हमारे लिए आपका एग्जाम्पल आता है संख्यावाची विशेषण। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल्स का मतलब है संख्या, शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए। अगर कहता है मेरी कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं, है ना, मेरी कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं, मेरे पास हिंदी की 25 किताबें हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना। अगर कहता है 2 छात्र हड़ताल पर चले गए, तो संख्या बता रही है, ठीक है। तो इस आधार पर जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अकॉर्डिंग टू नंबर बताया जाए, न्यूमेरिकल्स क्वालिटी बताई जाए, तो न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव या संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आता है, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र 3 पत्नियां थी। राजा राम के 2 पुत्र थे। इसी प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे कहता है, ठीक है। मेरी बगिया में आम के 5 पेड़ हैं कहता है। मेरे गमलों में 15 मोगरे के, 2 गुलाब के और 4 गुड़हल के पौधे हैं कहता है, ठीक है। मेरी कक्षा में लगभग 50 छात्र पढ़ते हैं कहते हैं। तो सब हमारे लिए संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आता है।
ठीक है। इस संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत दो प्रकार के विशेषण देखने को मिलते हैं। एक वो परिस्थिति होती है जब नंबर डेफिनेट होता है, काउंट किया जा सकता है, तो उसे हम निश्चित संख्या कहेंगे। तो जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है कि सारे छात्र चले गए, आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, अब सारे छात्र चले गए, बहुत सारे बच्चे नहीं आए कह रहे हैं, तो नहीं मालूम कि कितने चले गए और कितने नहीं आए। अगर मैं कहती हूँ कि इस कक्षा में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, लाइव में 5 बच्चे जुड़े हैं, तो संख्या निश्चित है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आज लाइव में कोई भी नहीं आया, तो मेजरमेंट ही नहीं कर पाई मैं कि कितने बच्चे हैं। आज मैं कहती हूँ कि आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो मैं मेजरमेंट नहीं कर पाई कि इतने होगा। तो ये क्या होती है, हमारे लिए गिनती होती है। संख्यावाची विशेषण क्या होती है, गिनती होती है। हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए गणना होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि संख्यावाची विशेषण के 2 रूप हो जाते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ऐसे संख्यावाची विशेषण जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है ना, जो डेफिनेट नंबर्स को बताता है, तो काउंटेबल न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कह सकते हैं, या डेफिनेट न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कहा जा सकता है, जहां संख्या को निश्चित तौर पर गिना जाएगा। निश्चित तौर पर गिनने के लिए हम अंक बताते हैं, 1 2 3 4 10 15 20 25 100, है ना, ये हमारे लिए निश्चित अंक को बताता है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम क्रम बताते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरी पंक्ति के विद्यार्थी, चौथी कतार में बैठे हुए बच्चे, तीसरा आदमी, हर चौथा आदमी कहते हैं, तो हम क्रम बताते हैं, ठीक है। कभी कभी हम आवृत्ति बताते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 1000 गुना कहते हैं, हम आवृत्ति बताते हैं। हर एक, हर दो कहकर प्रत्येकता बताते हैं। हर एक विद्यार्थी को मेहनती होना चाहिए, हर कुएं का जल मीठा नहीं होता है। इसी प्रकार समुदाय, समुदाय में हम काउंट कर देते कि दोनों लोग यहाँ आओ, दोनों यहाँ आओ। हजारों आदमी थे भाई वहां पर, है ना, बोलते ना कि 10 लोग, 20 लोग, 50, हजारों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, बोलते हैं ना, ठीक है। ये हमारे लिए समुदाय हो जाते हैं। जब हम अंक को गिन रहे होते हैं, जब हम घड़ी को गिन रहे होते हैं, तो हम कैसे करते हैं, यही चीज 2 हिस्से में बढ़ जाती है। अब अगर वो घड़ी है ना, 15 मिनट है, तो हम क्या कहते हैं, सवा कहते हैं। 12 में 15 हुआ तो 12:15 बज गए। फिर हाफ एन आवर्स हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, 12:30 बज गए बोलते हैं। फिर 15 मिनट हो गए तो क्या बोलते हैं, 11:15 बज गए। और 1 होता तो क्या होता है, पूरा 1 बज गया, है ना। अब इसी चीज को हम 250 ग्राम अगर लेते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं, 1 पाव। 500 है तो आधा किलो, 750 तो क्या करने लगते हैं, पौन किलो। फिर बोलते हैं, अब घड़ी में तो नहीं बोलते कि पौन किलो बज गया, 12:15 बज गया, बोलते हैं ना, 12:15 किलो बज गया, नहीं बोलते ना, है ना, क्योंकि यही चीज हमारे लिए गिनती हो जाती। तो गिनती में हम कभी पूर्णता को बताते हैं, 1 2 3 4, ये पूर्ण अंक है। लेकिन 1.5, आधा, पौन, 2.5, है ना, सवा, ये अपूर्णता को बोध बताता है, ठीक है। इसी प्रकार एक कम की संख्या। अब कभी कभी माँ से पूछना, माँ कितने रुपए है, मैं है ना 2 कम 20 रुपए धरे हूँ, मतलब क्या बोल रहा है, उसके पास कितने रुपीज है, 18 रुपीज है। 2 कम 20 रुपए बोले तो 18 रुपीज है, तो 1 कम की संख्या है, तभी तो 30 में 1 कम है। अगर हम 30 में 1 कम है तो क्या कहते हैं, 29, है ना। 1 कम की संख्या के लिए तो जितनी भी संख्या कम होती है, जरूरी नहीं है कि 1 कम संख्या हो। कभी कभी 5 कम होता है ना, 5 कम 20 रुपया तो 15 रुपए हो गए, 5 कम 50 रुपये तो 45 रुपीज हो गया। आ रहा समझ में, ठीक है ना। 5 कम 50 बोला तो 50 में 5 माइनस कर दो, 45 हो गया, है ना। अगर कहता है 2 कम 26 रुपया, 2 कम 26 रुपया कि 2 रुपए कम 26 रुपए है, मतलब कितने हैं, 24 रुपए हैं, है ना। तो ये सब हमारे लिए किस में आते हैं बेटा, संख्यावाची विशेषण में आते हैं, ठीक है। तो संख्यावाची विशेषण की खासियत होती है कि एग्जाम्पल के तौर पर कहता है, जैसे कि आपका कह सकता है व्यापकता का बोध कराता है, यानी कि संख्या की पूर्ण प्राप्ति, अपूर्णता, प्रत्येकता, हर प्रकार का। कभी कभी हम युग्म बताते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं कहते हैं, मेरे पास 15 जोड़ी जुर्राबे हैं कहते हैं, ठीक है ना। मेरे पास 1 जोड़ी बैल है कहते हैं, है ना। 1 बंडल, 2 बंडल कहते हैं। फिर भी हम वहां पर संख्या क्या बता रहे हैं, निश्चित बता रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर संख्या निश्चित बता रहे कि 2 आदमी खड़े थे,
बारात में 50 आदमी आए थे। इसी प्रकार कह सकता है मेरी बगिया में गुलाब के 3 पौधे हैं, एक मोगरे का पौधा है ना। मेरे बाग में आम के 50 और अमरूद के 25 वृक्ष है कहता है। मेरे पास हिंदी की 50 किताबें हैं कहता है। मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं कहता है। तो सब निश्चित संख्या की श्रेणी में आते हैं। और जहां पर संख्या निश्चित ना हो, जहां संख्या निश्चित ना हो, ये एग्जाम्पल बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब जहाँ पर संख्या निश्चित ना हो, जहाँ पर निश्चितता का बोध ना हो, वहाँ अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे कि कुछ लोग, अगर कहता है बारात में 200 आदमी थे, कुछ लोग दारू पी के आए थे। अब कितने लोग दारू पिए थे वी डोंट नो। अगर कहता है मेरे महाविद्यालय में 2000 छात्र पढ़ते हैं, तो काउंट है कि उनकी संख्या 2000 है। लेकिन कहता है कि सारे छात्र हड़ताल कर रहे हैं। अब वहाँ पर 2000 में कितने लोग हड़ताल कर रहे हैं ये मानना मुश्किल है, क्योंकि हमको नहीं पता। अगर कहता है कि 2000 छात्र आपके हड़ताल में बैठे थे, जिसमें से 50 छात्रों को पुलिस ले गई, तो काउंटेबल निश्चित था। लेकिन कहता है सभी छात्र आज जेल में बंद हैं, तो संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए जहां पर संख्या निश्चित ना हो, जैसे कि सभी बच्चे है ना, कुछ किताबें, ठीक है ना, सभी लोग, तो ऐसे प्रकार सैकड़ों आदमी थे। अगर कहता है 100 आदमी तो निश्चित है, लेकिन सैकड़ों आदमी, हजारों की तादाद में संख्या कहता है, तो मात्रा निश्चित नहीं है। ठीक है, 8-10 रुपए से मेरा काम चल जाएगा, तो निश्चित नहीं कि 8 चाहिए कि 20 चाहिए कि 10 चाहिए। ठीक है, बहुत आदमी कहते हैं। तो ये सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग करके अनिश्चितता का बोध होता है। इसलिए अगर किसी शब्द में अप्रोक्सीमेटली हम लगभग कहते हैं, लगभग 50 रुपए में मेरा काम हो जाएगा, तो निश्चित है क्या कि 50 में हो ही जाएगा? नहीं होगा। हो सकता है कम लगेगा, हो सकता है ज्यादा लगे। इसी प्रकार करीब या फिर कहते हैं तकरीबन, या तो न्यूनाधिक या कमोबेश, ऐसे शब्द का प्रयोग करा जाता है। ए या ओ प्रत्यय लगा दिया जाता है, जिसके आपको देखा जाता है, तो वहाँ अनिश्चय संख्यावाची विशेषण बनते हैं। कभी कभी 2 पूर्णांक शब्द को, जैसे कि 10, 20, 25, 30 है ना, 19, 20 का फर्क है कहते हैं, तो 2 पूर्ण अंक को भी लगाकर हम अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण बनाते हैं। तो थोड़ी सी लड़कियां है ना, थोड़ी सी लड़कियां या कुछ छात्र कहेंगे, थोड़ी सी लड़कियां उद्यान में खेल रही हैं, कुछ छात्र कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं, सभी छात्र हड़ताल पर चले गए कहता है। इसी प्रकार कुछ लड़के उधम मचा रहे हैं कहता है। लगभग 500 रुपए में मेरा काम चल जाएगा, तकरीबन 25 रुपए की आवश्यकता थी, 8-10 रुपए में कोई भी सामान आज मिलता नहीं है, तब वो हमारे लिए अनिश्चय संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे समझ में? ठीक। अब आते हैं हमारे लिए परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। ठीक है, और संख्या का मतलब है गिनती। संख्या का मतलब है गिनती और परिमाण का मतलब है नाप तौल। तो जिस शब्द के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का बोध हो, यानी कि आपके परिमाण या मात्रा या नाप तौल का बोध हो, तो ये आपकी किस अवस्था में होंगी? तरल या ठोस। किस अवस्था में होंगी? तरल या ठोस अवस्था में होंगी। ठीक है, मुझे 2 सेर चावल दो। अब सेर का मतलब टाइगर नहीं है, एक मात्रा है ना। इसी प्रकार चुटकी भर नमक कहता है, 5 किलो शक्कर, 20 किलो आलू, 2 लीटर दूध कहता है ना। तो ये सब हमारे लिए परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, यही 1, 2, 3, 4 संख्या में भी था और 1, 2, 3, 4 मात्रा में भी है। अब ये क्या होगा? ये हमारे लिए किलोग्राम होगा, ठीक है, ये हमारे लिए मीटर होगा, ये हमारे लिए किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो आपके ग्राम, मिलीग्राम या आपके किलो है ना, ये सभी किलोमीटर, ये मीटर, सेंटीमीटर, ये सब परिमाण हैं। अब समझ में? 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। मराठी 9 गज की साड़ी पहनता है ना, मराठी 9 गज की साड़ी पहनते हैं। रायपुर से दुर्ग 52 किलोमीटर है, या कह सकता है मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, या कह सकता है एग्जाम्पल के तौर पर मेरी ऊंचाई 5 फीट है ना। सब आपको कह सकता है कि यह तालाब 15 मीटर गहरा है। तो जहाँ पर नाप तौल मेजरमेंट होगा, वो संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में से किस में आ जाएंगे? आपकी मात्रा में। वहाँ पर गिनती होंगी, 10 छात्र गिने जाएंगे, 10 छात्र गिने जाएंगे, 10 किताबें गिनी जाएंगी, 10 बोरियां गिनी जाएंगी, अंडा गिन के दिया जाएगा, दर्जन में केला गिन के दिया जाएगा। लेकिन अगर कहता है 1 किलो केला खरीदा सब्जी बनाने के लिए, तब वो मात्रा हो गया।
और 1 दर्जन केले भगवान को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया तो संख्या हो गई। आज समझ में, 2 दर्जन अंडे बोला तो गिन के देगा, लेकिन 2 किलो, 1 पाव, 2.5 किलो, आधा किलो कहता है, ये सब मात्रा होती है। और इसमें भी हमारे लिए आपके 2 थे, निश्चित और अनिश्चित। जहां पर नाप तौल की मात्रा निश्चित है, जहां नाप तौल की मात्रा निश्चित है कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है ना, 20 बोरी अनाज गिना जाएगा, लेकिन 20 किलो शक्कर तौला जाएगा। 2 लीटर दूध पूरा फट गया तो था आपका नापा था, है ना। 1 किलो दही से लस्सी बनाई गई, है ना। 5 किलो शक्कर पानी में बह गया। इसी प्रकार कह सकते हैं 2 पैकेट तेल गिन के देगा, लेकिन 2 लीटर बोलेगा तो तौल के देगा। अरे बात समझ में। तो जहां संख्या गिनती की थी, यहाँ पर संख्या नाप तौल की होगी। तो जहां पर अगर 500 ग्राम चीनी, 20 किलो लड्डू, 2 लीटर दूध, 50 किलो अनाज कहता है, अगर इसी प्रकार 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 फीट कहता है ना, तो ये सब हमारे लिए परिमाण में निश्चित होंगे। लेकिन जहां पर मात्रा निश्चित नहीं है, जरा चाय तो पिला दो, तनिक अचार तो लेने आना, है ना, जरा नमक बढ़ा दो, जरा शक्कर बढ़ा दो, तो थोड़ा, कुछ, लगभग, इसमें जब हम संख्या बता रहे थे, वैसे अगर हम मात्रा में लगा देते हैं तो जहां मात्रा का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसे इंडेफिनिट हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जहां मात्रा निश्चित है तो डेफिनिट आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से पुकारा जाएगा। तो थोड़ा पानी, सब धन, बहुत दूध, इसी प्रकार पूरा आनंद, तनिक अचार, कुछ चीनी, कुछ अगर देखा जाए तो कुछ, थोड़ा, जरा, कम, अधिक, इस सारे शब्दों को लगाकर मात्रा की विशेषता बताने लगता है तो वो हमारे लिए कौन सा बन जाता है, आपका अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग लेते आना। इसी प्रकार कह सकता है 2 लीटर दूध पूरा फट गया। इसी प्रकार कहता है आज हमारे यहाँ डलिया भर आम आया है। यह तालाब 15 फीट गहरा है। मोहन की ऊंचाई 4 फीट 9 इंच है कहता है, तब वो हमारे लिए मात्रा निश्चित है। ठीक है। लेकिन अगर कहता है हमारे घर में बहुत सारा घी है, अगर कहता है कि सारा दूध बिल्ली पी गई, मैं जरा भी, अगर कहता है मैं जरा सा नमक बढ़ा देने के लिए कहा था, इसी प्रकार कहता है चाय में थोड़ी शक्कर और मिला दो, जरा चाय तो बना देना, तो मात्रा निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। ठीक। तो मापतौल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि संख्यावाची विशेषण क्या है, गिनती है। संख्यावाची विशेषण गिनती है और परिमाणवाचक विशेषण क्या है, ये हमारे लिए माप और तौल है, साथ ही हम इसमें नापते भी हैं। क्लियर हो गया। ठीक। जहां पर संख्या निश्चित है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, निश्चित संख्या। जहां पर मात्रा निश्चित है तो क्या बन जाता है, निश्चित मात्रा। जहां संख्या निश्चित नहीं है तो क्या बन जाता है, अनिश्चित संख्या। और जहां मात्रा निश्चित नहीं है तो वहां पर क्या बन जाता है, अनिश्चित संख्या। अब देखिए, 2 छात्र कह रहा है तो निश्चित संख्या, 2 किलो कह रहा है तो निश्चित परिमाण, बहुत सारे बच्चे कह रहा है, बहुत सारा खिलौना कह रहा है तो अनिश्चित संख्या। और अगर कहता है जरा सा नमक, थोड़ी सी चाय, तो हमारे लिए अनिश्चित परिमाण हो जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आता है हमारे लिए सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो सबसे पहली बात कि जब किसी संज्ञा शब्द के बदले किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसे सर्वनाम कहा जाता है। वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा है उसे सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले आकर, ऐसा सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे, है ना। तो सर्वनामिक शब्द का एक ऐसा रूप जो किसी भी संज्ञा शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए। तो जब कोई सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है तो ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चूंकि यह संकेत देता है इसलिए हम इसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक। अब है कि पुरुषवाचक और निजवाचक, यानी कि आपके पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, यानी कि मैं, तू, यह, तो जो मैं है ना, उसको छोड़कर, ठीक है। इसी प्रकार आपके आप, स्वयं, खुद, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सारे सर्वनाम हैं जो विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि घोड़ा अच्छा है। एक वाक्य देखिए, घोड़ा अच्छा है। अब घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन एक सर्वनामिक शब्द इस संज्ञा के पहले आया है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। बच्चा रो रहा है, कौन सा बच्चा रो रहा है? वी डोंट नो कि कौन बच्चा रो रहा है। इतने सारे बच्चे हैं, पूरे हॉल में बच्चे हैं, लेकिन कहते वो बच्चा रो रहा है। तब हमने किसी एक को स्पेसिफिक किया। तो जब कोई सर्वनाम किस संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा है, मोहन पढ़ता है और हम कहते हैं मोहन के बदले में वह, तो कि वह पढ़ता है कहते हैं, तब वो सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन जब कोई सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आ जाता है, उस सर्वनामिक शब्द के द्वारा उस संज्ञा शब्द की बताई जाती है विशेषता कि ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, ठीक है ना। तो लड़का है, ठीक है, पर यही लड़का है दीवाना, और कोई लड़का दीवाना नहीं है भैया, है ना। तो मैंने क्या कहा, ये लड़का, है ना। तो जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाता है जिसके द्वारा उस संज्ञा शब्द की बताई जाती है विशेषता, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनामिक विशेषण। चूंकि वो इंडिकेट करने लग रहा है, संकेत दे रहा है, इसलिए इसे हम सांकेतिक विशेषण के नाम से भी पुकारते हैं। और इसका और नाम है निर्देशवाचक, यानी कि इसे एक और नाम देखते हैं भैया, देखना, इसे हम कहते हैं निर्देशवाचक। अब अगर एग्जाम्पल दे देना कभी एग्जाम में, है ना, अगर एग्जाम्पल दे दे, आपको ये कह देता है कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, और अगर वो ये नाम न दे करके निर्देशवाचक दे दे तो घबराना नहीं है, क्योंकि निर्देश को ही संकेत बोला जाता है, ठीक है ना। और संकेत कब दे रहा है? जब संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ रहा है। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, वे सर्वनामिक शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? ठीक। तो अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन लड़का, इसी प्रकार कह सकते हैं कैसी बात, इसी प्रकार जितना प्यारा, उसी प्रकार कह सकते हैं वह नौकर, यह घोड़ा, यानी कि वह नौकर नहीं आया। अब देखा जाए तो नौकर जातिवाचक संज्ञा बेटा, नौकर नहीं आया, कोई भी हो सकता है ना, है ना। लेकिन कह सकते हैं अरे किसकी बात कर, अरे वो नौकर रे जो कल हम लोगों ने रखा था, वो नौकर आज नहीं आया। अरे बस समझ में क्लियर हो गया। तो वह आदमी, ऐसा लड़का, उसी प्रकार ऐसे आदमी हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसी औलाद, है ना, इससे तो बे औलाद अच्छे, ऐसी औलाद होगी, है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसे वाक्य में जितने भी सर्वनामिक शब्द, अब देखिए यहाँ पर ये सर्वनामिक शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं ना, ये अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ऐसा आदमी, ठीक है, अब ये क्या कर लिया बेटा? विकार उत्पन्न कर लिया, है ना। ये अपने मूल रूप में है और इसने क्या कर लिया? विकार उत्पन्न कर लिया। इसलिए सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो दो रूप से प्रयोग किए जाते हैं, एक अपने मूल या मौलिक रूप में होते हैं, रूढ़ स्वरूप में होते हैं। तो ऐसे सर्वनामिक विशेषण जो अपने मूल स्वरूप में होते हैं, संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। और अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए आपके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यह आदमी चोर है, ये भले लोग हैं, वह नौकर है, अगर कहता है, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाता है यह किताब फटी हुई कहता है, ठीक है ना। तो ये अपने मूल रूप में है, कभी कभी इसका एक विकार उत्पन्न होता है। तो ऐसे सर्वनामिक शब्द जो विकार उत्पन्न कर लेते हैं, तो देखने वाली बात है कि हम यदि यह, वह, जो, कौन, ये, वे कहते हैं तो ये अपने मूल रूप में होते हैं, ठीक है ना। अब इसी यह से हमारे लिए हो जाता है ऐसा, वह से बन जाता है वैसा, जो से हो जाता है जैसा, और कौन से बन जाता है कैसा। तो ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, है ना। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, है ना। कैसा घर चाहिए, अब घर जातिवाचक संज्ञा है पर आ गया वहां पर सर्वनामिक शब्द, तो कैसा घर चाहिए। इसी प्रकार कैसी बात करते हो, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं जैसा देश वैसा भेष, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो जितने भी सर्वनामिक शब्द हैं अगर उसमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है तो उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है।
आगे समझ में? ठीक, तो सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर? संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम है। जैसे कि राम के बदले में हम यह या वह कहेंगे, तब तक ये हमारे लिए सर्वनाम का शब्द है। ठीक है ना? अगर कहता है यह खेल रहा है, यह बच्चा खेल रहा है, यह बच्चा खेल रहा है, ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो गया? यह जो है किसका काम करने लगा? विशेषण का काम करने लगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सर्वनाम में और सर्वनामिक विशेषण में क्या है? जब कोई सर्वनाम अकेला आता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा हो, तब तक वो सर्वनाम की श्रेणी में आता है। ठीक है ना? तो जब अकेले आता है, इनके साथ संज्ञा आती है और विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होने लगता है, तब वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगर अकेले आ रहा है संज्ञा के बदले, तब तक वो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के पहले आ जा रहा है, तब वो सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में काम करने लगता है। नौकर आया है कहता है तो संज्ञा शब्द है। वो नौकर आया है जिसे हमने कल बुलाया था कहते हैं, तो वह नौकर कह दिया तो वो हमारे लिए संकेत करने लगा, निर्देश करने लगा, तो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। यह लड़की है, सर्वनाम। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तो सर्वनामिक विशेषण। आगे बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं हमारे लिए इन सब से हटकर दो सर्वनाम और होते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, और वो सर्वनाम है हमारे लिए, एक होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये दोनों क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक सर्वनाम आपका विशेषण क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण, ये दोनों क्या होते हैं? जब दो व्यक्तिगत संज्ञा एक दूसरे की विशेषता बताएं, जब एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। आगरे का पेठा बड़ा मशहूर है। अब आगरा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पेठा जो है पदार्थवाचक संज्ञा है। भागलपुरी साड़ी कहता है ना? बनारस की बनारसी साड़ी कहता है, इंदौर का भुजिया सेव कहता है, बीकानेर की भुजिया कहता है, इसी प्रकार कोल्हापुरी चप्पल कहता है ना? आ रहा समझ में? तो जब एक संज्ञा दूसरे संज्ञा की क्या बता दे? विशेषता। तो जहां व्यक्तिगत तौर पर एक संज्ञा दूसरे की विशेषता बता दे तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाने लगता है। ठीक है? भागलपुरी साड़ी, बीकानेरी भुजिया कहता है, ठीक है ना, जयपुरी जूती कहता है, मारवाड़ी थाली कहता है, तो हमारे लिए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि प्रश्न के माध्यम से उसकी विशेषता पूछते हैं। राधा तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोलती मैं तभी 16 साल की हूँ, है ना? उसी प्रकार से दादाजी अब आपका स्वास्थ्य कैसा? अभी ठीक हूँ, है ना? दादाजी आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। तो प्रश्न के माध्यम से अगर हम कोई विशेषता पूछ रहे हैं तो उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो मुख्य तौर पर विशेषण कितने? 4। अगर गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दिशा, स्थान, समय, है ना, अवस्था, हालात, ये सभी का बोध कराता है तो गुणवाचक विशेषण। जहां गिना जा सकता है तो संख्यावाची, निश्चित संख्या है तो निश्चित संख्या, गिना नहीं जा सकता तो अनिश्चित संख्या। नाप तौल, माप तौल है तो परिमाणवाचक, जहां निश्चित तौर पर माप तौल है तो निश्चित परिमाण, और नाप तौल निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जब कोई सर्वनाम का शब्द किसी संज्ञा से पहले आ जाए और उसकी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? आगे समझ में? अब निश्चित संख्या में अगर कहता है पहला नशा, पहला खुमार, तो हमारे लिए निश्चित संख्या है। कैसा नशा है? पहला नशा है। कैसा खुमार है? पहला खुमार है। गिना है उसने कि पहली बार उसको ये महसूस हो रहा है, पहली बार उसको महसूस हो रहा है। इसी प्रकार हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, तो कितने प्रेमी हैं? 2 जन हैं, संख्या निश्चित है। ठीक है ना? ठीक, उसी प्रकार अगर कहा जाता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो मात्रा निश्चित, संख्या की नहीं है। इसी प्रकार अगर कह सकता है कि सालों बाद उसकी ज़मीन उसको वापस मिली, कितने समय बाद? गिनती नहीं है। 20 वर्ष की परिश्रम से उसे समय मिला है तो निश्चित है, लेकिन सालों मैंने मेहनत की है कहता है तो निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। इसी प्रकार मात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मात्रा में भी अगर कहता है कि मैं 5 मीटर कपड़े को
खरीद कर लाया हूँ, अगर कहता है 20 किलो अनाज गोदाम में पड़ा है, अगर कहता है 5 पैकेट नमक तो संख्या है, लेकिन 5 किलो नमक कहता है तो नाप कर। क्लियर हो गया? ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो जहाँ सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि ऐसा समा ना होता कहता है ना, ऐसा समा ना होता कहता है, और ऐसा कहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल कहता है कि ये लड़का बोलता है तो हमारे लिए आपका मूल रूप में है, और ऐसा समा कहता है तो हमारे लिए वो आपके यौगिक रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे लिए आपका प्रविशेषण। ये गिनती नहीं है, इसे हम इम्फेसाइजिंग कहते हैं। होता क्या है कि हम कभी कभी संतुष्ट नहीं होते कि राधा खूबसूरत है, बच्चा होशियार है, लेकिन हम उसकी और स्पेशलिटी बता रहे हैं, बड़ा होशियार है, बहुत खूबसूरत है ना। तो हम जहाँ पर विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने लगते हैं कि ऐसा शब्द जो क्या करने लगे, विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने लगे तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है, इसे इम्फेसाइजिंग कहते हैं। किसी भी विशेषण शब्द के पहले यदि हम बहुत, अत्यंत, बड़ा, अति जैसे शब्द को लगाते हैं, होशियार है, बड़ा होशियार है, चालाक है, बड़ा चालाक है ना, उसी प्रकार कह सकते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर कि अति, अत्यंत, अधिक। तो कभी कभी हम विस्मयादि बोधक शब्द का भी प्रयोग प्रविशेषण के तौर पर, क्या खूब कही तुमने, बहुत खूब, ये प्रविशेषण भी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ना। तो यहाँ पर क्या खूब, क्या बात कही तुमने, तो ये विशेषण की भी विशेषता है। ठीक है। इसी प्रकार क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब साहसी विशेषण का शब्द है, गुण है, व्यक्ति का गुण है, लेकिन कैसा है, बड़ा साहसी है ना। उसी प्रकार राधिका सुंदर है, कितनी, अरे अत्यंत सुंदर है ना। होशियार बनता है, बड़ा होशियार बनता है, चालाक है, बहुत चालाक है ना। चोर है, निपट चोर है, झूठा एकदम झूठा है, बोलते हैं ना। तो विशेषण की भी अगर विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण के नाम से पुकारा जाता है। इन सब से हटकर एक होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री के आधार पर हम देखते हैं तो इसे हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब अगर वो कहता है आपके प्रविशेषण बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, अब अच्छा विशेषण का शब्द है, अच्छा विशेषण का शब्द है, लेकिन मैं क्या कहा, बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। तो वहां पर हमने क्या कहा कि बड़ा एक शब्द को लगाया। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं तो ये आपके तुलनात्मक हो जाते हैं। अब तुलनात्मक क्या होता है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि गुण, धर्म, रूप, रंग, आकार, प्रकाश, स्वाद, गंध, हर चीज में कुछ न कुछ समानता देखने को मिलती है। समानता देखने को मिलती तो हम करने लगते हैं कंपैरिजन, हम करने लगते हैं कंपैरिजन, चाहे हर क्षेत्र में हो, तुलना जरूर की जाती है। इसलिए जब दो या उससे ज्यादा के वस्तु में, व्यक्तियों के बीच में गुण स्वभाव में इतनी विशेषता हो कि वहां पर उनका मिलान करना और तुलना करने की आवश्यकता महसूस हो जाती है, तो ऐसा विशेषण का शब्द जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य तुलना करता है उसे तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि राधा के पिता उच्चतम न्यायालय में कार्य करते हैं। अब न्यायालय यहाँ पर 3 प्रकार की है ना। कोर्ट में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो किसी चीज़ की अवस्था होती है, छोटे रूप में होता है, उससे बड़ा होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि विशेषण की तुलना का आधार क्या होता है, या तो उसमें गुण होते हैं एक जैसे कि सुंदरता, है ना, सुंदरता, गुण, स्वभाव होते हैं। कभी कभी उसमें मात्रा में भी गुण स्वभाव होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार संख्या में भी तुलना की जाती है। तो आपकी गुण बोधक, परिमाण बोधक और संख्यावाची विश्लेषण में आपकी तुलना बनाई जाती है, जिसकी तुलना का आधार कहलाती है। तो जब संज्ञा के गुण, जब दो व्यक्ति या वस्तु के गुण और अवस्था की तुलना की जाती है तो विशेषण शब्द से पहले हम कभी कभी अपेक्षाकृत लगाते हैं या हम से का प्रयोग करते हैं, की अपेक्षा, की तुलना, के मुकाबले में, के बढ़कर, बढ़ चढ़कर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी प्रकार राधा श्यामा से छोटी है, जब हम 2 में कंपेयर करते हैं तो हम से लगाते हैं। राधा श्यामा से छोटी है, मोहन से उसका बड़ा भाई बुद्धिमान है, मेरे बैल से उसका बैल मोटा है। तो 2 में कंपेयर करना होता है तो साधारण से तौर पर हम से लगाते हैं। मोहन की अपेक्षा, है ना, मोहन की तुलना में, मोहन के अपेक्षाकृत, ऐसे शब्द का प्रयोग करके हम 2 लोगों के बीच कंपेयर करते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों में कंपेयर करते हैं, तो राकेश का घर मोहन के घर से छोटा है,
तो जहाँ दो में कंपेयर करना होता है तो हम यहाँ पर करने क्या कहते हैं, उसका हम से लगाते हैं। अपेक्षाकृत मोहन के अपेक्षाकृत सोहन, इसी प्रकार कह सकते हैं मोहन की अपेक्षा सोहन, या कह सकते हैं मोहन की तुलना में सोहन, या कह सकते हैं मोहन के मुकाबले में, है ना। उसी प्रकार मोहन से कहीं बढ़कर सोहन है, इसी प्रकार मोहन से बढ़ चढ़कर उसका भाई जो है वो ज़्यादा काम करता है। तो कहीं ना कहीं तुलना करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे विशेषण की जहाँ पर हम हिंदी भाषा में संस्कृत से 3 आधार को लेकर आए हैं, इसी संस्कृत से इंग्लिश में डिग्री बनी है 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो जब हम तुलना करने लगते हैं तो जब पॉजिटिव डिग्री है उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री को मूल अवस्था कहा जाता है कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल विशेषता मात्र बताए, तब उसे हम मूल अवस्था या हम उसे जो है वो मूलावस्था कहेंगे। यानी कि आपकी ऐसी अवस्था जिसमें तुलना नहीं की जाती, केवल उसकी क्वालिटी बताई जाती है। यहाँ कंपैरिजन नहीं है, केवल उसकी क्वालिटी बताई जा रही, तो पॉजिटिव डिग्री या हम उसे क्या कहते हैं, मूल अवस्था। जैसे कि सुंदर, मधुर, है ना, उसी प्रकार महान कहते हैं, वीर कहते हैं। जैसे कि वह सुंदर लगती है, मूल अवस्था है। यह जमीन ऊंचा है, मूल अवस्था है, ठीक है ना, आ समझ में। लेकिन जब दो में कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसे हम हिंदी में और संस्कृत में उत्तरावस्था कहते हैं, ठीक है। जब दो में कंपेयर किया जाता है तो जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है, में किसी एक को चुनना होता है, यानी कि एक को ज़्यादा अच्छा दूसरे को कम बताया जाता है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण दोष से की जाती है तो वह अवस्था कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है, जिसे उत्तरावस्था कहते हैं। इस उत्तरावस्था की खासियत होती है कि जो विशेषण का शब्द है उसमें तर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, तर जुड़ जाता है, ठीक है। तो नरेश रमेश से सुंदरतर है, या कह सकते हैं कि यह उच्चतर न्यायालय में काम करता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मोहन से राधा ज़्यादा बुद्धिमती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम उच्चतर न्यायालय तक अर्जी पहुंचाएंगे। तो जब हमने कहा मूल रूप में तो क्या जमीन ऊंचा है तो उच्च अवस्था में है, इस जमीन से यह ऊंचा है तो यह उच्चतर अवस्था में है। लेकिन अगर सबसे कंपेयर किया जाए कि विशेषण का वह रूप जो दो या अधिक वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बीच तुलना करता है, जिसमें सबसे अच्छा किसी एक को बताया जाता है, ठीक है ना। मूल अवस्था में क्या होता है, केवल क्वालिटी होती है, मूल अवस्था में केवल गुण होता है। उत्तर अवस्था में दो में से किसी एक को चुना जाता है, दो में से किसी एक को चुना जाता है। लेकिन उत्तम अवस्था में सभी में से किसी एक को चुना जाता है, इसे सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया। इस सुपरलेटिव डिग्री की खासियत होती है कि इसे हम उत्तमावस्था कहते हैं, और किसी भी शब्द के साथ में अगर तम जुड़ गया, ठीक है ना, किसी भी शब्द के साथ में तम जुड़ गया तो उत्तम अवस्था होगी। अब प्रश्न येता है एग्जाम्पल तौर पर मोहन के पिताजी उच्चतम कार्यालय में कार्य करते हैं, वाक्य में तुलना के विशेषण का कौन सा आधार है, मूल अवस्था है कि उत्तर अवस्था है कि उत्तमावस्था है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं जुड़ा, जैसे कि लघु कह रहा है तो ये मूलावस्था है, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री या मूल अवस्था कहेंगे। जहां किसी शब्द में तर जुड़ गया उसे हम उत्तर अवस्था कहेंगे, और जहां किसी शब्द में तम जुड़ गया तो उसे क्या कहा जाएगा, लघुत्तम अवस्था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मोहन के पिताजी उच्चतर कार्यालय में काम करते हैं, तो जहां शब्द में तर जुड़ा मतलब वो हमारे लिए उत्तरावस्था है। क्लियर हो गया, ठीक है। जहां किसी शब्द में तम जुड़ गया मतलब वो हमारे लिए उत्तमावस्था है, ठीक है। और जहां पर केवल गुण है उसे हम मूल अवस्था यानी कि मूलावस्था कहते हैं। तो उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, घनिष्ठ घनिष्ठतम घनिष्ठतर कहते हैं। इसी प्रकार सर्व सर्वोत्तर और सर्वोत्तम कहते हैं। तो ये हमारे विशेषण की तुलना के 3 आधार पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आई, ठीक। अब विशेषण की खासियत हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुलना करने के लिए जरूरी नहीं कि हर जगह तम लगाया जाए। हम जब सभी से तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे लगाते हैं। अरे बस समझ में, यही छत्तीसगढ़ी में ले और से का प्रयोग करता है, तभी तो छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया बोलते हैं। अरे बस समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब दो में कंपेयर करेंगे तो हम से लगाएंगे,
राधा से मीरा सुंदर, इसके बैल से मेरा बैल अच्छा है ना, मुझसे यह ज़्यादा बेहतर है, तो हम से लगाएंगे। और सभी से तुलना करती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे, है ना, कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, राधा अपनी कक्षा में श्रेष्ठतम है, राधा अपनी कक्षा में श्रेष्ठतम है। गीता की तुलना में सीता बुद्धिमान है कहता है, उसी प्रकार अगर कह सकता है तो सारे प्रयोग में हमारे लिए आपका इस्तेमाल देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हमारे लिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से भिन्नता है। यहाँ हम तुलना करने के लिए से या सबसे का प्रयोग जो है वो करते हैं, और तर और तम का प्रयोग हम कहाँ से लेकर आए हैं? संस्कृत से लेकर आए हैं। इसलिए कभी कभी हिंदी भाषा में हम में का और से का, सब में, सबसे, इसका भी इस्तेमाल होता है कि हरिश्याम से अधिक बड़ा है, हरिश्यामा से भी अधिक बड़ा है, उसी प्रकार वह तुमसे कहीं अच्छा है, वह तुमसे बढ़कर है। ऐसा प्रयोग करके भी हम विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम फारसी के शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। हम लगाते हैं ना तरी, और हम लगाते हैं तर। कुछ शब्द याद आ रहे होंगे, है ना, कुछ शब्द याद आ रहे होंगे, तर लगता है और तरीन लगता है ना। तो तर और तरीन शब्द का प्रयोग हम अरबी फारसी के लिए इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर कहते हैं, अधिकतर कहते हैं, बदतर कहते हैं, बेहतर कहते हैं, है ना, और उसे बढ़कर बेहतरीन कहते हैं ना, बेहतरीन कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो अरबी फारसी में होता है। लेकिन संस्कृत में हम इनके अलावा हम इष्ट का प्रयोग करते हैं, गरिष्ठ, बलिष्ठ कहते हैं, है ना, हम मान का प्रयोग करते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वान का प्रयोग करते हैं, गुणवान का प्रयोग करते हैं, और हमारे लिए विशेषण के शब्द जो है वो बन जाते हैं, है ना। तो बड़ा है तो ज्येष्ठ, छोटा है तो कनिष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपका गरियस, इसी प्रकार कह सकते हैं आपके मान, तो बुद्धिमान और गुणवान, और ये हमारे लिए आपके विशेषण होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है कि विशेषण की रचना और उसके प्रयोग, वे विशेषण जो विशेष्य के आधार पर बदल जाते हैं उसे अकारांत विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं और ए और ई में बदल जाते हैं। अब जैसे कि अच्छा घोड़ा कह रहा, अब आकारांत क्या होता है? जिसका साउंडिंग इफेक्ट अ है उसे हम अकारांत कहेंगे, जिसका साउंडिंग इफेक्ट ई है हम उसे इकारांत कहेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके आ साउंडिंग इफेक्ट वाले होते हैं, जब उसको परिवर्तन किया जाता है तो ई साउंडिंग इफेक्ट में बदल दिया जाता है। इसलिए अच्छा घोड़ा है तो हम क्या कहने लगते हैं? अच्छी घोड़ी। मोटा बच्चा है तो क्या कहने लगते हैं? मोटी बच्ची। इसी प्रकार काला घोड़ा है, अब वचन के अनुसार हम ए में बदल देते हैं तो काला घोड़ा से काले घोड़े हो जाता है, अच्छा जो घोड़ा है उससे अच्छे घोड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिंग वचन के आधार पर नहीं बदलते, है ना, जैसे कि सुंदर लड़का है तो हम क्या कहेंगे? सुंदर लड़की। इसी प्रकार सुखी पुरुष है तो हम क्या कहेंगे? सुखी महिला। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो दुखी पुरुष है तो हम क्या कहेंगे? दुखी महिला। अब देखिए इसमें कह रहे कि भला है तो भली कहते हैं, उसी प्रकार बुरा है तो बुरी, कच्चा है तो कच्ची, पक्का है तो पक्की, चौड़ा है तो चौड़ी, है ना, नीला है तो नीली, पीला है तो पीली। उसी रूप में देखा जाए तो ऐसे हैं जहां पर कुछ शब्द में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। काला गाय है तो हम काली बैल बोलेंगे, ठीक है ना। लाल घोड़ा है तो लाली घोड़ी नहीं कहेंगे, लाल घोड़ी ही कहेंगे। ठीक है, तो हर जगह ये विशेषण जो है बदलते नहीं हैं। अब विशेषण जिसमें परिवर्तन से सुंदर सड़क, धनी लड़का, उसी प्रकार सर्वनामिक विशेषण में भी आपके वह से बहुवचन में वे बज हो जाता है। इसी प्रकार उस लड़के का कह रहे तो बहुवचन में हमारे लिए उन लड़के। कभी कभी हम दो शब्दों को मिलाकर भी विशेषण, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, चलता फिरता आदमी आज मौत की कगार पर खड़ा है ना, बोलते हैं ना, तो कभी कभी विशेषण का इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमेशा देखा जाए तो विशेषण हमारे लिए पहले से निर्धारित है, लेकिन कभी कभी हम विशेषण का शब्द बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब चमक शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चमकीला, है ना। इसी प्रकार धर्म में इक प्रत्यय जोड़ दिया तो धार्मिक, बुद्धि में मान जोड़ दिया तो बुद्धिमान, दान में ई जोड़ दिया तो दानी, कपटी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार वान जोड़ दिया तो गुणवान बना, राष्ट्र में ई जुड़ा तो राष्ट्रीय, है ना, इतिहास में जुड़ा तो ऐतिहासिक। ऐसे शब्द का हम इस्तेमाल जो है वो विशेषण के तौर पर करने लगते हैं। ठीक है ना, ये सभी हमारे लिए हो जाते हैं आपके विशेषण। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो दोनों रूप में होते हैं, जैसे कि लाल, है ना। अब लाल घोड़ा है
तो हम स्त्रीलिंग है तो लाली घोड़ी नहीं बोल सकते, हम लाल घोड़ी बोलेंगे। सुंदर बालक है तो सुंदर बालिका बोलेंगे। चंचल लड़का है तो चंचली लड़की बोलेंगे क्या? नहीं, चंचल लड़की बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे विशेषण होते हैं जैसे परिवर्तन। कभी कभी विशेषण प्रत्यय लगाकर ही नहीं, उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे कि कुल में अगर हमने प्रति लगा दिया तो प्रतिकूल बन गया, गुण में स लगा दिया तो सगुण बन गया, उसी प्रकार भूत में प्र लगा दिया प्रभूत बन गया, गुण में निर लगा दिया तो हमारे लिए क्या बन गया? निर्गुण। और इस तरह स्वतंत्र रूप से विशेषण की संख्या कम होती है। आवश्यकता के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय में हम कुछ शब्द को जोड़ते हैं और विशेषण की रचना करते हैं। जब हम अंक कहते हैं और इसमें इत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारे लिए अंकित बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार वर्ष से बन जाता है वार्षिक, भूगोल से बन जाता है भौगोलिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुराण से पौराणिक, धर्म से बन जाता है धार्मिक, और ईमानदार से ईमानदारी, कपट से बन जाता है कपटी। इसी प्रकार प्रदेश से प्रादेशिक, देश से देशी और अंदर से आंतरिक जैसे शब्द का निर्माण होता है। इसके अलावा सर्वनामिक शब्द यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, कौन से कैसा बनकर यह एक विशेषण का काम करने लगता है। कभी कभी क्रिया भी विशेषण बन जाती है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, पर कोई लड़का दिन भर पढ़ता तो बड़ा पढ़ाकू है, ये झगड़ा करता है तो झगड़ालू है ना, गाना गाता है हमेशा तो गायक है ना, नाव चलाता है तो नाविक कहने लगते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो टिकना है तो टिकाऊ, बिकता है तो बिकाऊ है ना, उपज वाली जमीन है तो उपजाऊ, जहाँ कुछ नहीं उगता तो बंजर कहते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो बूझना से बुझक्कड़, भूलना से भुलक्कड़ और पीना से बन जाता है पियक्कड़। क्लियर हो गया। कभी कभी अव्यय शब्द पीछे से पीछा, आगे से अगला है ना, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला कहने लगते हैं, बाहर से बाहरी कहने लगते हैं, और इस तरह हमारे लिए विशेषण बन जाते हैं। तो देखने का मतलब है कि अर्थ से हो जाता है आर्थिक, अर्थ से हो जाता है आर्थिक, और उपदेश से उपदेशात्मक बन जाता है, नरक से नारकीय बन जाता है, स्वर्ग से स्वर्गीय हो जाता है। इसी प्रकार आपके ऋण है तो ऋणी, दान है तो दानी, छल है तो छलिया बन जाता है, ठीक है ना। और ये विशेषण के रूप में काम करने लगते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक। चलिए अब यहाँ विशेषण के बाद में हम आते कुछ अलग से चीज़ों को पढ़ने के लिए। थोड़ा सा एक एमसीक्यू है जो थोड़ा इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब पूरा पढ़ लिए। चलिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। यह प्रिय विशेषण का शब्द है, इसके साथ में कौन सी संज्ञा है जो एड ऑन नहीं हो सकता? विषय, कवि, मित्र या बैरी? बताइए बताइए। हाँ, बैरी, ठीक है। प्रिय कवि, प्रिय विषय या प्रिय मित्र होता है। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह भी आ जाए। तो किसका शब्द विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या कहता है? नील कमल शब्द में नील विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या कर रहा है? नील कमल शब्द में संज्ञा शब्द नील की क्या कर रहा है? तटस्थ कर रहा है कि विस्तारित कर रहा है कि मर्यादित कर रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है? विशेषण मर्यादा में बांधता है बाबू। विशेषण शब्द किस में बांधता है? मर्यादा में। यहाँ क्या है? नील कमल, तो कमल शब्द को किस में बांध रहा है? नीला रंग, मर्यादा में बांध रहा है ना, तो मर्यादित कर रहा है, ठीक है। अच्छा, संख्या कारक विशेषण के कितने प्रकार हैं? संख्या कारक विशेषण के कितने प्रकार है? 3 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है? कितने हैं? 2, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कि विशेष्य कि प्रविशेषण या सर्वनामिक विशेषण?
क्या है वो? विशेषण की विशेषता बताता है जो प्रविशेषण बेटा, एम्फेसाइजिंग, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखिए 2 किलो अनाज में कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाण, ए और सी दोनों क्या है बताइए? 2 किलो अनाज में कैसा विशेषण है? दिमाग लगाइए आप। पूरा ऑप्शन अच्छे से पढ़ने में बहुत मारूंगी। बताइए बताइए। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? ए और सी दोनों। पहली बात कि 2 किलो अनाज कह रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण में ये आपका निश्चित परिमाण है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन को पूरा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आनंद बुद्धिमान बालक है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण है कि गुणवाचक है कि तुलनात्मक है कि परिमाण है? क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। मृदुवाणी में पूर्व पद मृदु क्या है? विशेष्य है कि विशेष्य विशेषण है कि विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं? मृदुवाणी में पहला पद मृदु, ये क्या है? क्या ये विशेष्य है? क्या ये विशेष्य विशेषण है? क्या ये विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ये? मृदुवाणी कह रहा है, इसमें मृदु शब्द क्या है? क्या है मृदु शब्द? विशेषण है ना। मृदु शब्द क्या है आपका? विशेषण है। क्लियर हो गया? ठीक। और इस तरह आपके आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे। संख्यावाची विशेषण में गिनती होगी। अब ये गिनती सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, झोला, किताब, कापी, पेन, पुस्तक, आम, फल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर वही तौल दिया जाए, मैंने 2 आम खाए कहता है तो गिन के खाया 2 किलो आम खरीदा हूं कहता है तो तौल के लाया है। आगे समझ में? ठीक है ना। क्लियर हो गया? ठीक। तो ध्यान रखिएगा उसको बेटा, है ना। अगर वो जहां पर गिन दिया, चाहे वो सब वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो, गिनती कर दिया मतलब संख्या है। और जहां नाप तौल और मात्रा बता रहा है तो परिमाण है। डेफिनेट नंबर बता रहा है कि 2 आदमी थे तो निश्चित संख्या, 2 लीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, है ना, कह रहा है तो हमारे लिए आपके निश्चित परिमाण है, ठीक है ना। जरा सा नमक कह रहा है, वस्तु है, तब हमारे लिए आपके जरा सा नमक कह रहा है तो हम उसको नापेंगे, तौलेंगे। जरा सा नमक हम नौके में ना 1 चम्मच लेंगे, 2 चम्मच लेंगे, चुटकी भर लेंगे, कटोरी भर लेंगे, मापक होगा ना उसका। लेकिन 2 छात्र को तो हम तौलेंगे नहीं। हाँ, उनका वजन हो सकता है 100 किलो, लेकिन गिनेंगे ना छात्र को, ठीक है। अगर 2 छात्र कह रहे हैं, सभी छात्र कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं। अरे समझ में? ठीक। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब आता है आपका वो पक्ष जो है आपका जेंडर, ठीक। तो ध्यान से समझेंगे। शब्द का वह रूप जो वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। इस विकारी शब्द में 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है तो बदले में आने वाला शब्द होता है हमारे लिए सर्वनाम, ठीक है। उन्हीं संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के द्वारा अगर किसी प्रकार के कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे कही जाती है क्रिया, ठीक है। उसी संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता बता देता है तो बन जाता है विशेषण। तो संज्ञा नाम, बदले में सर्वनाम, कार्य करते हैं वो क्रिया और उनकी विशेषता है हमारा विशेषण। जिन चारों शब्दों में उनमें एक विकार उत्पन्न करने के पहले कारक हमने पढ़ लिया था वचन को, तो संज्ञा नाम, बदले में सर्वनाम। कितने आदमी थे तो संख्या बताता है वचन, क्या करते थे क्रिया, करने की विशेषता थी उनकी विशेषता। तो कौन है उसको करने वाले, तो उससे जेंडर से पहचाना जाता है।
तो यदि संज्ञा नाम है, बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताए विशेषण ने, क्या करते हैं वो क्रिया, तो करने वाले कौन, स्त्री या पुरुष, इसका बोध होता है तो उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, इसे हम पहचान कहते हैं, लिंग को पहचान कहा जाता है। तो फिर दिमाग कंफ्यूजन कि पहचान तो हमारे लिए संज्ञा थी, पर नाम के आधार पर अगर उसे पहचाना जाता है तब वो संज्ञा है। राधा, मोहन, राधा, गीता, सीता, मीरा, है ना, कृष्ण, शिव कहता है तो नाम के अनुसार उसकी पहचान है तो संज्ञा है। लेकिन लड़का लड़की, नर नारी, कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़ी कहता है तो हमारे लिए किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, आपके जेंडर की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, जिससे उसकी पहचान होती है तो उसे लिंग कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न अभी आपको पूछा था, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर नारी का होने का बोध होता है, स्त्री पुरुष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। अभी कुछ दिन के पहले एग्जाम में ये परीक्षा में आपको पूछा था, ठीक है, प्री बीएड में, ठीक है ना, पूछा था। तो देखा जाए तो संज्ञा शब्द की बात की जाए तो यहाँ जाति के आधार पर केवल दो प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति, है ना, स्त्री जाति और पुरुष जाति। यही जीव जंतु कीड़े मकोड़े में भी हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात है, ये एग्जाम्पल अगर कहता है राधा गीत गाती है, मोहन गजल गाता है। अब मोहन चूंकि पुल्लिंग है इसलिए गाता है और राधा स्त्रीलिंग है इसलिए गाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी शब्द के परिवर्तन विकार उत्पन्न करने का। तो शब्द का वह रूप जो वचन, लिंग, पुरुष, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को विकार उत्पन्न कराने का जितना सहायक वचन था उतना ही सहायक हमारे लिए लिंग होता है, बशर्ते सर्वनामिक शब्द में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह लड़का कहते हैं तो यह लड़की कहेंगे, वहां अकॉर्डिंग टू जेंडर परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी की खासियत है कि हिंदी की खासियत के अनुसार लिंग के आधार पर क्रिया सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। हमारी हिंदी की खूबी है कि अकॉर्डिंग टू जेंडर हमारे जो वर्ब के फॉर्म हैं वो बहुत क्लियरिटी से नजर आते हैं। हम तो यहाँ ऑब्जेक्ट में भी आपके जेंडर डिसाइड कर लेते हैं कि रोटी, जिसको पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है लेकिन खाई जाती है। उपन्यास जो एक किताब है हमको नहीं पता चलता है लेकिन पढ़ा जाता है। कविता लिखी जाती है, गीत गाया जाता है ना, क्योंकि यहाँ कर्म भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में गिने जाते हैं। न केवल कर्ता बल्कि कर्म भी यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पाया जाता है। यह हमारी हिंदी भाषा की खासियत है। दूसरी बात, वन थिंग इज कॉमन बिटवीन छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश एंड संस्कृत लैंग्वेज, कि वहाँ अकॉर्डिंग टू जेंडर वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस, सह पठती, सा पठती, है ना, सह पठती, सा पठती। अगर हम हिंदी में उसी को बोले वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, वो नहीं। क्लियर हो गया। ठीक, इंग्लिश ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, है ना, उसमें भी जेंडर में कोई चेंजेस नहीं हुआ जेंडर के अकॉर्डिंग। संस्कृत मैं भात खात हूँ तो बहुवचन में हमन भात खात हन, राधा बासी खात है, मोहन बासी खाते हैं, वहां पर भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, लेकिन हिंदी की खासियत है कि हिंदी की खासियत के अनुसार लिंग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में संज्ञा, सर्व आपके वचन, आपके विशेषण और क्रिया जो है लिंग के आधार पर बदलती है। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो तो उसे लिंग कहा जाता है, अर्थात शब्द की जाति को जिससे उसे पहचाना जाता है उसे लिंग कहा जाता है। मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो, अगर कहता है तो वहां पर एक पहचान है कि आई एम गर्ल एंड यू आर बॉय। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, या हम उसे पहचान कहते हैं, जिसके वजह से चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो उसे हम नर या मादा यानी कि जो पुरुष जाति और स्त्री जाति के सूचक होते हैं तो उसे हम लिंग कहते हैं। ऐसे पक्ष
जो पुरुष जाति के सूचक है उसे पुल्लिंग और स्त्री जाति के सूचक है तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। लेकिन संस्कृत की खासियत है कि संस्कृत में 3 प्रकार का लिंग पाया जाता है। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक पाया जाता है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो इस संसार में 2 पक्ष है, सजीव पक्ष और निर्जीव पक्ष। 2 पदार्थ है, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, है ना। एक है हमारे लिए आपकी ऐसी प्रकृति अवस्था जिसे हम गिन सकते हैं और एक है जिसे गिन नहीं सकते। इसमें हमारे लिए जीव जंतु प्राणी जगत वस्तु सब आते हैं ना। तो प्राणी जगत में कौन आता है? प्राणी जगत में हमारे लिए आते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जो सजीव अवस्था में है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वृक्ष भी तो सजीव है, लेकिन चूंकि वो चलायमान स्थिति में नहीं है तो जड़ पदार्थ में रहते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अप्राणीवाचक है, जैसे लोटा, डिबिया, कमरा, विद्यालय, चिकित्सालय, ये आपके ऐसी चीज हैं जिसके नाम तो हैं संज्ञा के अनुसार परंतु इसमें जीवन नहीं है ना। ऐसी सिचुएशन में प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, सजीव और निर्जीव, चेतन और जड़ पदार्थ में हमने लिंग निर्णय को देखा। तो देखने वाली बात है यहाँ लिंग निर्णय के आधार पर मुख्य तौर पर यहाँ पर 2 प्रकार का लिंग हिंदी में पाया जाता है। हिंदी में केवल 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार का लिंग पाया जाता है, अंग्रेजी में 4 प्रकार का जेंडर पाया जाता है। क्लियर? ठीक। संस्कृत में स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का सूचक, पुल्लिंग, पुरुष जाति का सूचक, जहां पर लिंग निर्णय करना बड़ा इजीली था। लेकिन वो पक्ष जो जड़ पदार्थ थे, जो निर्जीव अवस्था में थे, उनको संस्कृत में नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया। इंग्लिश ग्रामर की जब रचना हुई तो पाया गया कि मस्कुलिन जेंडर मतलब कि पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर मतलब कि स्त्रीलिंग, और जिसमें जीवन नहीं है, टेबल, चेयर, बस, कार, पेन, पेंसिल, उसको न्यूट्रल जेंडर में कर दिया। फिर उन्होंने बोला अरे भाई डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, अब ये पोस्ट है भैया, है ना, मिनिस्टर तो महिला भी होती है, पुरुष भी होता है, मैं क्या करूं, कॉमन है चलो। तो एक उसने बना दिया कॉमन जेंडर। इसलिए इंग्लिश में 4 प्रकार का जेंडर होता है, पर हिंदी कहता है कि हम तो केवल 2 लिंग का इस्तेमाल करें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का सूचक है तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का सूचक था पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास फेमिनाइन जेंडर के लिए कन्वर्ट करने के लिए फेमिनाइन सफिक्स है ना। गायक है तो गायिका, नायक है तो नायिका, अभिनेता है तो अभिनेत्री, शिक्षक है तो शिक्षिका, प्राचार्य है तो प्राचार्य। पर व्हाट अबाउट मंत्री, सचिव, है ना, मंत्री, सचिव कहता है, राज्यपाल कहता है, प्रधानमंत्री कहता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? चिकित्सक है तो चिकित्सिका, अध्यापक है तो अध्यापिका, लेकिन राज्यपाल है तो राज्यपाली, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते ना, है ना। तो ये शब्द जो अंग्रेजी में कॉमन जेंडर है, हिंदी में पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगर उस पद पर कोई महिला है, जैसे कि राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति के पद पर कौन महिला है? आपकी महिला है। राष्ट्रपति के पद पर जो पदस्थ है वो महिला है ना। लेकिन हम राष्ट्रपत्नी नहीं बोल रहे, उद्योगपति है तो उद्योग पत्नी नहीं बोल सकते, इसलिए महिला उद्योगपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला संवाददात्री, यही कहेंगे ना। ठीक है, तो वो शब्द हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हम केवल 2 प्रकार के लिंग पहचानते हैं। एक है पुरुष जाति का सूचक जिसे पुल्लिंग, और स्त्री जाति का सूचक है जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर वो कहता है जैसे कि घोड़ा कहता है, इसी प्रकार अगर वो बालक कहता है, अगर वो राम कहता है तो ये पुल्लिंग है। और इसी रूप में अगर वो हथिनी कहता है, ठीक है ना, हथिनी कहता है, उसी प्रकार राधिका कहता है, ठीक है, इसी रूप में माता कहता है, तो ये हमारे लिए किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर लिंग कैसे होते हैं? प्रयोग के आधार पर हम उसके आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि मोहन की किताब, मोहन की किताब, तो प्रयोग के आधार पर कर्म और क्रिया, ठीक है ना, मोहन की किताब कह रहा है तो कर्म और क्रिया। तो ऐसे सिचुएशन में कर्म और क्रिया को ध्यान में, जैसे कि मोहन की किताब, है ना, राधा का घर, है ना, मेरा बस्ता, ठीक है, इसी प्रकार मेरा जूता। तो प्रयोग के आधार पर भी हम लिंग निर्णय को कर सकते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की कह रहे हैं। उसी प्रकार रमेश ने रोटी खाई, अब रोटी कर्म स्त्रीलिंग है इसलिए खाई कह दिया। तो ये प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय किया जाता है। लेकिन अगर हम अर्थ के आधार पर देखें,
तो अर्थ के आधार पर केवल 2 प्रकार का लिंग पाया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हमारे पास कुछ शब्द थे जो अ से अंत होने वाले थे, कुछ शब्द थे जो ई से अंत होने वाले थे, कुछ शब्द थे जो ऊ से अंत होने वाले थे, है ना। जो अ से अंत हो रहा था उसे अकारांत, जो ई से हो रहा था उसे इकारांत, और ऊ से हो रहा था तो उकारांत कहा। तो संस्कृत में लिंग निर्णय करने के लिए ध्यान दिया गया कि जो अ साउंडिंग इफेक्ट है वो हमारे लिए मस्कुलिन जेंडर में होना चाहिए, और जो ई साउंडिंग इफेक्ट है उसे फेमिनाइन जेंडर में होना चाहिए। दैट्स वाई हमारे लिए राम कहा, उसी प्रकार मोहन कहा, उसी प्रकार छात्र कहा, तो ये हमारे लिए आपके पुल्लिंग हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार ई साउंडिंग इफेक्ट है ना, इस साउंडिंग इफेक्ट में अगर कह रहा है, जैसे कि हमारे लिए आपके कह रहा है मती कह रहा है, रति कह रहा है, इसी प्रकार श्रीमती कह रहा है, तो ये सब हमारे लिए फेमिनाइन जेंडर हो गए, ठीक है। तो वहां पर ये निर्णय कर लिया गया कि जो अ से अंत हो रहा है वो पुल्लिंग हो जाएगा, ई से अंत होने वाला हमारे लिए स्त्रीलिंग हो गया। फिर बोला अरे भाई अगर वो भानु कहेगा तो कैसे करेंगे, अगर वो गुरु कहेगा तो कैसे करेंगे, अगर वो साधु कहेगा तो कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए पुल्लिंग हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गए, ऊ साउंडिंग इफेक्ट वाले मेल पर्सन हो गए। बोले अरे बड़ी कंफ्यूजन है। अब राम मोहन छात्र कहे तो पुल्लिंग है, लेकिन व्हाट अबाउट राधा, व्हाट अबाउट माता, व्हाट अबाउट लता, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो लड़की है ना। अब अगर कह रहा है कि मती रति श्रीमती अगर लड़की है तो व्हाट अबाउट कवि, इसी प्रकार आपका हरि, ठीक है ना, समझ में। इसी प्रकार आपका कह रहा है तो ये आपके किस में आ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो कवि और हरि करे तो मेल पर्सन है। अब अगर भानु गुरु साधु मस्कुलिन जेंडर है तो व्हाट अबाउट धेनु जो गाय है, रेणु जो धूल है ना। फिर निर्णय किया गया कि जो स्मॉल लेटर से एंड होने वाले हैं, स्मॉल लेटर से एंड होने वाले हैं इसको पुल्लिंग में रख दो, और जो कैपिटल से एंड होने वाले हैं उसको स्त्रीलिंग में रख दो। इसलिए छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग में चले गए, और छोटा आ से बढ़कर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ वाले हमारे लिए स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। अब फिर दिमाग खराब होने लगा। कैसे दिमाग खराब होने लगा, व्हाट अबाउट वन, फल, उद्यान, पुस्तक, क्या करेंगे, न तो लड़का है ना लड़की है। चलो संस्कृत में चला गया हमारे लिए न्यूट्रल जेंडर में, ठीक। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो व्हाट अबाउट गिरी, है ना, वारी, जलधि, गिरी वारी जलधि। अब ये ई साउंडिंग इफेक्ट वाले हैं, ये भी नपुंसक लिंग में आ गए। इसी प्रकार अश्रु जो आंसू है, मधु जो शहद है, ये ऊ साउंडिंग इफेक्ट वाले हैं, नपुंसक लिंग में आ गए। और इस तरह संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग का निर्णय कर दिया गया। क्लियर हो गया। लेकिन बात आई हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या हुआ कि जो ये निर्णय किया गया था तो वो शब्द जो स्त्री जाति का सूचक है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे वो जड़ पदार्थ हो, अगर वो स्त्री जाति का सूचक है तो हम उसे स्त्रीलिंग में रखेंगे, और वो शब्द जो पुरुष जाति का सूचक है उसे पुल्लिंग में रखेंगे, चाहे साउंडिंग इफेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। और इस तरह संस्कृत का जो न्यूट्रल जेंडर था, संस्कृत का जो नपुंसक लिंग था, हिंदी भाषा में आवश्यकता के अनुसार कुछ को पुल्लिंग में और कुछ को स्त्रीलिंग में रख दिया गया। आई बात समझ में। तो संस्कृत के नपुंसक लिंग को हिंदी भाषा में आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिया गया। और इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे लिए अगर कहता है जैसे कि अग्नि वायु कहता है, आत्मा कहता है, ठीक है ना, देह कहता है, तो अग्नि वायु आत्मा कहता है, तो कहने वाली बात है कि ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए संस्कृत में तो नपुंसक लिंग है ना, पर यहाँ आके अग्नि स्त्रीलिंग में। थैंक यू बेटा, खुश रहो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो जब वो अग्नि कहता है तो अग्नि से क्या बन जाता है हमारे लिए आग, इसलिए आग लगती है, आग जलती है ना, आत्मा मुक्त होती है, वायु बहती है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जैसे कि अगर वो कहता है जैसे कि चक्षु, चक्षु हमारे लिए संस्कृत में नपुंसक लिंग है क्योंकि जीवन नहीं है, पर चक्षु से क्या बन गया, तद्भव में आंख बन गया, और यही आंख हमारे लिए स्त्रीलिंग रहती है कि आंख मिलती है,
है ना। अब देखिए संस्कृत में है हमारे लिए पत्र, नपुंसक लिंग है, पत्रम पत्रे पत्राणी पढ़ा होगा, पत्रम पत्रे पत्राणी पढ़ा होगा। अभी नपुंसक लिंग है संस्कृत में पत्र, लेकिन अगर यही हिंदी में चिट्ठी हो जाती है तो चिट्ठी आती है, चिट्ठी भेजी जाती है, पर पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। गीत, गीत कहता है तो पुल्लिंग है, गीत गाया जाता है, गीत सुनाया जाता है, पर कविता क्या की जाती है, लिखी जाती है। अरे इसमें कविता पढ़ी जाती है या लिखी जाती है। अब देखिए वक्ष कह रहा है, जो छाती है, वक्ष कह रहा है तो हमारे लिए आपका पुल्लिंग है ना। वक्ष जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर इसी को स्त्रीलिंग में होता है तो छाती चौड़ी होती है, छाती चौड़ी होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी आधार पर अगर देखा जाए तो काया कहते हैं तो पुल्लिंग है, लेकिन शरीर कहते हैं तो हमारे लिए स्त्रीलिंग हो जाता है। अब अगर वो छल्ला कहता है तो पुल्लिंग है, छल्ला जो अंगूठे में उंगली में पहना जाता है, लेकिन अंगूठी जो है वो पहनाई जाती है। आ रहा समझ में, ठीक है। और इस आधार पर देखा जाए तो हमारे सारे शब्द में हम देखें तो गति पुल्लिंग है, लेकिन अगर वेग कहते हैं तो स्त्रीलिंग में हो जाता है। नहीं, गति स्त्रीलिंग है और वेग कहते हैं तो पुल्लिंग। इसी प्रकार अगर देखते हैं जैसे कि आपके प्रयोग में, तो ये सभी हमारे लिए आपके नपुंसक लिंग से किस में आ जाते हैं, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे पास स्त्री प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी पहचान बनाते हैं। तो घोड़ा से घोड़ी, कुत्ता से कुतिया, हाथी से हथिनी, मोर से मोरनी, हंस से हंसिनी कहते हैं, है ना। बाघ से बाघिन, नाग से नागिन, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करके हम जेंडर कन्वर्ट कर रहे हैं। पर कुछ जीव जंतु और ऐसे होते हैं जिसमें जेंडर नहीं बदला जा सकता। खटमली को खटमला नहीं बोल सकते, मिस्टर एंड मिसेस खटमल नहीं बोल सकते, है ना। घोड़ा को घोड़ी बोल देंगे, लेकिन भालू को भलुवी नहीं बोल सकते, गीदड़ी को गीदड़ नहीं बोल सकते, गीदड़ा नहीं बोल सकते, मैना को मैनी नहीं बोल सकते, तितली को तितला नहीं बोल सकते, मछली को मछला नहीं बोल सकते। तो ऐसे जीव जंतु, और ये ऐसा टॉपिक है बेटा, इससे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार इससे प्रश्न पूछता है। हाँ, ठीक है ना। तो मैं जितने साल का पेपर होता है ना बीतने, जितनी तो आपकी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। मैं 15-16 साल की उम्र से पढ़ा रही हूँ और आज मैं 43 कंप्लीट कर रही हूँ, 44 इयर्स रनिंग में आ गया है, मतलब मेरा 40 पूर गया है। एक मुहावरा 40 पूर जाना, मुहावरा ना 40 पूर जाना, कि 40 की उम्र के बाद का समय 40 पूर जाना कहलाता है। और कहते हैं ना, देखिए 60 से सठियाना नाम धातु क्रिया है ना, 60 से सठियाना नाम धातु क्रिया बन जाती है। अब मेरा 40वां पूर गया कहते हैं, मतलब वो भी नाम धातु क्रिया में बदल जाती है ना। तो मेरा एज जो है अब 43 कंप्लीट होकर 44 में रनिंग हो गया आज से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी एक्सपीरियंस है मेरे को, है ना, मैं हर तरह का पेपर देखती हूँ बेटा। कोई छोटा छोटा से भी एग्जाम होना, अगर उसमें 10 क्वेश्चन भी आए हैं ना, तो जरूर उस क्वेश्चन को मैं रखती हूँ और कलेक्शन करके रखती हूँ कि कौन से प्रश्न पत्र में कैसा पूछा गया था। तो माना कि मैं स्लाइड में नहीं ले आ पाती, हर चीज़ को स्लाइड में ला पाना संभव नहीं, लेकिन वर्बली मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि कहीं से आपको भटकाव महसूस ना हो। तो मैंने क्या कहा कि संस्कृत का जो न्यूट्रल जेंडर है नपुंसकलिंग, हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट। कुछ तो ऐसे हैं जो संस्कृत में पुल्लिंग है तो हिंदी में, जैसे देव, दानव, मानव, राम, मोहन, छात्र, बालक, वहाँ भी पुल्लिंग है, यहाँ भी पुल्लिंग है। राधिका, छात्रा, बालिका, शिष्या, वहाँ भी स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। लेकिन नपुंसक लिंग वहाँ पर थे जो हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिए जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेत्र और नयन कहते हैं तो पुल्लिंग है, लेकिन आंख कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। वक्ष कहता है तो पुल्लिंग है, लेकिन छाती कहता है तो स्त्रीलिंग हो जाती है, ठीक है ना। और शरीर कहता है तो शरीर हमारे लिए पुल्लिंग है और काया कह के हमारे लिए स्त्रीलिंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, शायद मैं गलत बता दी थी। शरीर पुल्लिंग है, शरीर घटता है, बढ़ता है, घुलता है, लेकिन काया जो है वो रची जाती है, ठीक है ना। काया जो है वो स्त्रीलिंग है, अंगूठी स्त्रीलिंग है और छल्ला हमारे लिए पुल्लिंग है, ठीक है। कुटी कहता है, कुटी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन घर कहता है तो पुल्लिंग शब्द है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी में कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें लिंग निर्णय कर पाना असंभव होता है। ऐसे जानवर या तो हमेशा पुल्लिंग में होंगे या तो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। ऐसे जानवर या तो हमेशा पुल्लिंग में होंगे या स्त्रीलिंग में होंगे। तो ऐसे जानवरों को एक लिंगीय जीव कहा जाता है।
है ना, कि ऐसे जीव जंतु जो एक ही लिंग में गिने जाते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। या तो वो हमेशा पुल्लिंग होंगे या तो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। अगर वो पुल्लिंग है तो विज्ञान में उसे हम नर कहेंगे, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम उसे मादा कहेंगे। इसलिए मच्छर काटता है जिससे मलेरिया होता है तो मादा एनाफिलिस कहते हैं, है ना। उसी प्रकार भालू है तो नर भालू मादा भालू, गिलहरी है तो नर गिलहरी मादा गिलहरी, मछली है तो नर मछली और मादा मछली कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा जो मैं लिखी हूँ, घुन, उल्लू, खटमल, गीदड़, चीता, मगरमच्छ, कौवा, गेंडा, है ना, गरुड़, बाज, पक्षी, मिच्छू, पक्षी मेढक, है ना, इसी प्रकार तोता, चीता, खरगोश, तीतर, कछुआ, बाज, ये सभी हमारे पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जिसमें से आपको उल्लू को और घुन को कई बार पूछ चुका है, घुन और उल्लू को कई बार पूछ चुका है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर आपके खरगोश को, कछुआ को, ये सारे चीज मैक्सिमम पक्षी पशु ये आपको पूछा जा चुका है, मच्छर को भी पूछा जा चुका है। तो जितने भी मालूम है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो कहने वाली बात कि जितने भी हैं तो घून, उल्लू, खटमल, गीदड़, चीता, मगरमच्छ, कौवा, गेंडा, है ना। अगर वो कहता है आपके बिच्छू, काग कहता है, काग यानी कि कागा यानी कि कौवा, पशु पक्षी मेढक कहता है तो सब हमारे लिए पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही मैना, मक्खी, तितली, जोंक, गिलहरी, बुलबुल, तीतर, बटेर, चील कहता है, भेड़ कहता है, ये हमेशा हमारे दीमक कहता है, ये सब हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदलना है। अगर खरगोश का लिंग पहचानिए कहता है तो एक लिंगी जीव है और ये पुल्लिंग शब्द है ना। अब अगर कहता है कि खरगोश का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए तो मादा खरगोश। अब अगर कहता है मछली का लिंग पहचानिए तो यह हमारे लिए स्त्रीलिंग है। अब कहता है कि मछली का लिंग परिवर्तन कीजिए तो मादा मछली और नर मछली। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे लिए लिंग निर्णय कैसे किया जाएगा। इस प्रकृति ने कुछ आधार के, संस्कृत के व्याकरण की रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के लिंग हो गए। उस लिंग निर्णय का आधार क्या था, तो प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सजीव हो या निर्जीव हो, जो सुंदर अवस्था में होते हैं, सुडौल होते हैं, सजावटी होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, जिसमें ताकत होती है, शक्ति होती है, सत्ता होती है, तो ऐसे प्रभाव हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हिंसक होता है, बेडौल होता है, मोटा भद्दा होता है, सख्त स्वभाव वाले होते हैं, कड़क व्यवहार वाले होते हैं, वो सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में चले जाते हैं। इसलिए अगर देखने वाली बात है तो हमारे पास आपकी सरकार स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि इसमें सत्ता है, ताकत है, सत्ता है, ताकत है, तो सरकार बनती है, सरकार बनती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो फौज, सेना, मृत्यु, ये हमारे लिए ऐसी ही जिसमें ताकत होती है, सत्ता और शक्ति होती है। इसी प्रकार देखा जाए तो पुलिस, जिसमें सुकून महसूस होता है, तो हमारे लिए जिसमें सुकून है, शांत का प्रभाव है, तो हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर वो कहता है जैसे कि सख्त कड़क कह रहा है तो जीवन बहुत ही कठिन है, जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए हमारे लिए जीवन मरण कहता है तो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान की जाती है। दूसरी बात, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि जेंडर पहचानने के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा कि स्त्री और पुरुष के पहचान करने के लिए हम सर्वनामिक शब्द का प्रयोग करें, जैसे कि मेरा बस्ता, लेकिन किताब है तो हम क्या कहेंगे, मेरी किताब, है ना। घर है तो हम क्या कहेंगे, मेरा घर, न कि मेरी घर। मेरी कलम कहेंगे, है ना, मेरी कलम कहेंगे। तो कभी सर्वनामिक शब्द के द्वारा भी विशेषण का प्रयोग जो है वो पहचान दे देता है कि वहां पर हम किसमें लिंग में परिवर्तन कर। कभी कभी हम विशेषण, जैसे कि दिन होता है, दिन बीतता है, रात आंखों में कटती है, दिन बीतता है, रात कटती है, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, ठीक है ना, चांद चमकता है, सूर्य उदय होता है, चांद चमकता है। ऐसा प्रयोग करके भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। कभी कभी देखा जाए तो क्रिया, कि दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, तो ये सही से। कभी कभी वाक्य बना लेते हैं, वाक्य बनाकर भी पहचान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के कष्ट सहा जाता है, कष्ट सहा जाता है, प्रेम किया जाता है, पानी पिया जाता है, कष्ट सहा जाता है, प्रेम किया जाता है, पानी पिया जाता है, क्योंकि तीनों स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है, तीनों पुल्लिंग है। इसी प्रकार कह सकते हैं आशा की जाती है, उम्मीद होती है ना, आशा की जाती है, उम्मीद होती है,
इस तरह हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे। मैं यही एक चीज आपको मैं बता दूं, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सबसे बड़ी पहचान, अगर आपने इसको रट लिया ना, जो मैंने यहाँ लिखा है अगर आपने रट लिया तो जेंडर में कभी भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों? जितने भी ग्रह के नाम हैं, दिन, महीने, ग्रंथ, पर्व, समुद्र, देश, राज्य, नगर, प्रांत, स्पेशल प्लेसेस, व्यवसाय, समुदाय, शब्द, धर्म, वेद, समय, ये हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। किसी शब्द में अगर आपको दे दिया गया कि सफिक्स लगा हुआ है यानी कि प्रत्यय, तो जिस शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा है, आ, हा, पा, पन, त्व, त्य, त्र, ये जितने भी प्रत्यय जुड़े हैं, इन सब से अंत होने वाला शब्द हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। क्लियर हो गया? ठीक, तो संस्कृत के पुल्लिंग शब्द क्या होंगे? संस्कृत के पुल्लिंग शब्द की पहचान होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इसको ध्यान रखिएगा। टाइम ओवर हो गया क्या? इसको कल बताऊं क्या? कल आप लोग की छुट्टी है क्या? ठंड रखो, ठंड। वही तो बता रहे बेटा। इसको अगर याद कर लिए ना, मैं आपको अपवाद भी बताऊंगी ना। ये मैंने पुल्लिंग की पहचान बताई, ऐसी ही पहचान स्त्रीलिंग के बताऊंगी। अगर आपने इतना याद कर लिया ना, किसी भी सिचुएशन में जेंडर में आपका नंबर कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जितना भी मैं यहाँ निचोड़ कर लाई हूँ चीज़ें, मैंने आपको बताया जैसे कि आपके ग्रंथ, आपको पता 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। खत्म। ऋग्वेद में लिंग की पहचान की पुल्लिंग है ना। अब अगर वो कह रहा है महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अगर वो कह रहा है दिन ग्रह से बना है ना, ये सारी चीज़ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी जेंडर के बाद में हम पढ़ेंगे टेंस। तो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे जेंडर का बचा हुआ हिस्सा, फिर पढ़ेंगे हम टेंस को, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे किसको? आपके अविकारी शब्द को, कुछ वाच्य परिवर्तन, कुछ निपात शब्द को पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, और लास्ट होगा हमारे लिए समास। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं एक्स्ट्रा क्लास बुला के संडे को ख़त्म कर दूंगी, ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट की क्लास जो है वो लग सके, अगर महसूस हुआ तो। क्योंकि अभी तो हमारे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन है, और 3 दिन में सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ऑफिस में बात करके देखूंगी। अगर मुझे बोलेंगे कि नहीं मैडम आप कंटिन्यू करो मंडे ट्यूसडे तक, तो हम एज यूजुअल इसी टाइम पे करेंगे। और बोलेंगे नहीं मैडम हम मंडे से दूसरी क्लास लगाएंगे, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास बुला लेंगे, जैसा मैनेजमेंट डिसाइड करे। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगी। ठीक है, तो अभी तक मैं बहुत बेसिक और बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें बतला रही हूँ, है ना, क्योंकि आपको 30 नंबर का मामला है। हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर का आएगा ना, 20 नंबर का, चलिए फिर 20 नंबर भी तो काफ़ी है। और मैं चाहती हूँ कि आपको पूरे 20 में 20 मिले, इसलिए ना जितना गहराई में ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकती हूँ ना, हर जगह से मैं आपको चीज़ें बतलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो पढ़ो, डेली 1 आवर्स आप लैंग्वेज को दीजिए बेटा, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने आपको विशेषण पढ़ाया, और विशेषण पढ़ा के ख़त्म किया है, और MCQ मैंने आपको देखे आपने बता नहीं पाए। विदिन 5 मिनट्स बिफोर मैंने लेक्चर फिनिश किया था एडजेक्टिव का, जिसके क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की, और आप 5 मिनट पहले ख़त्म हुई क्लास का MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सोचिए, आप चाहे 3 बार पढ़ चुके हों, चाहे 4 बार पढ़ चुके हों, आप कहाँ पर हैं? वहाँ सोचने वाली बात है कि आप कहाँ हैं वहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि मैथ्स की तरफ पर डे 1 आवर्स चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है। और जो दिख रहा है उसमें आपको और दिमाग मैथ्स की तरह लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में तो सॉल्व करना है, इसमें तो है खरगोश पुल्लिंग तो है, बात खत्म। अगर घून पुल्लिंग है तो है, मैना स्त्रीलिंग है तो है, कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन मैथ्स में ये आएगा तो क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, दुनिया दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो हिंदी तो 1 लाइनर है बेटा, है ना, बशर्ते हमको लगता है कि हिंदी में हमारी कमांड अच्छी है, इसलिए तो हम कहीं भी कार खड़ा कर देते हैं, है ना। कलकत्ता में सब चीज़ खाता है, कलकत्ता में जेंडर है ही नहीं, बिहार में यूपी में वचन है नहीं, न तो हमारे दक्षिण भारत में हमारे लिए जेंडर है, वहाँ सब जाती है, मैं भी जाएगी तू भी जाएगी,
डोसा खाएगी, दक्षिण भारत में सब जाएगी खाएगी, और हम लोग सब जाता है, सब खाता है, जल भी खाता है, हम चाय भी खाता है, हम सब खाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जेंडर नहीं है। बिहार में सब बहुवचन, हम हो जाऊंगा रे, हम करूंगा रे, हम भी करेंगे रे, वहाँ सब बहुवचन है, एक आदमी भी बहुवचन है वहाँ। लेकिन हमारी हिंदी की खासियत है कि हम बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं। ठीक है बेटा, ठीक। तो क्लास मिस मत करना, क्योंकि अब के जो हिस्से हैं ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला बहुत ज़रूरी है। चलिए तत्सम तद्भव वगैरह तो रटने का है, पर्यायवाची वगैरह रटने का है, पर अब जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब समझने का है। उपसर्ग प्रत्यय भी मैथ्स की तरह होते हैं, मुहावरा लोकोक्ति भी चलो समझने का है। आप क्यों नहीं आए थे? तो ऑफलाइन की भी तो फैसिलिटी है हमारे पास, ऑनलाइन की भी तो फैसिलिटी। सो गया था बोलना, मस्त मौसम ठंडा था, मैंने तो सो गया था। नहीं, उसकी मैंने बताई है, पहचान बताई है, तत्सम तद्भव की पहचान बताई है, वो लेक्चर वीडियो आप अटेंड करिएगा, ठीक है। और तत्सम से तद्भव बदलने के लिए कौन से अक्षर हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी मैंने बताए हैं। आप उस लेक्चर वीडियो को देखिएगा, उसमें तत्सम तद्भव का परिवर्तन बहुत अच्छे से मैंने बताया है। छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताई है कि कौन से शब्द हैं जिसको हम तत्सम में गिनेंगे, कौन से शब्द जिसे तद्भव में देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।